यहाँ एक ऐसी कहानी है जो आपको विश्वास दिलाएगी कि सबसे शांत महिला भी जब टूटती है तो सबसे विनाशकारी तूफान ला सकती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो सोचते हैं कि वे किसी को अपनी परछाई बनाकर रख सकते हैं। ये कहानी मुंबई के सबसे आलीशान गलियारों में घटित हुई, जहां हर मुस्कान के पीछे एक राज और हर पार्टी के पीछे एक साजिश होती है। आइए उस महिला की यात्रा देखें जिसने अपनी सबसे बड़ी बेइज्जती को अपनी सबसे शानदार जीत में बदल दिया। अगर आपको इस तरह की कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल गाला के रहस्य को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर दिन वीडियो पोस्ट करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आप कहां से हैं और आप हमें किस समय सुन रहे हैं। कुछ धोखे खामोश होते हैं, दूसरे मुंबई के उच्च समाज के बीच बम की तरह फटते हैं, मिनटों में प्रतिष्ठा को नष्ट कर देते हैं और ऐसी कहानियां बनाते हैं जो पीढ़ियों तक सुनाई जाएंगी। यह अनन्या चौहान की कहानी है, एक ऐसी महिला जिसे व्यवस्थित रूप से उसके अपने ही जीवन से मिटा दिया गया था, उस दिन तक जब तक उसने अविस्मरणीय बनने का फैसला नहीं किया। जो आप सुनने वाले हैं वह मुंबई के सबसे शानदार कमरों में रॉयल्टी, राजनेताओं और उद्योगपतियों की आंखों के सामने हुआ। ये बदला लेने की कहानी है जिसे चांदी की ट्रे पर ठंडा परोसा गया। एक फीनिक्स की जो न केवल राख से फिर से पैदा हुई, उसने इस प्रक्रिया में अपने चारों ओर सब कुछ जला दिया। उस महिला से मिलने के लिए तैयार हो जाइए जिसने अपनी सबसे बड़ी बेइज्जती को उस सबसे विनाशकारी प्रदर्शन में बदल दिया जिसे भारतीय समाज ने कभी देखा था। सुबह की धूप चौहान हवेली के रेशमी पर्दों से छन कर आ रही थी, जो मुंबई के मालाबार हिल में स्थित थी। लेकिन अनन्या को अपनी त्वचा पर कोई गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। अपनी दादी की विक्टोरियन ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी वह अपने ही प्रतिबिंब को एक उदासी के साथ देख रही थी, जो अब उसकी स्थायी साथी बन गई थी। 32 साल की उम्र में अनन्या चौहान में अब भी वही अलौकिक सुंदरता थी जिसने पूरे भारत में पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित किया था। सुनहरे बाल जो तरल रेशम की तरह उसकी कमर तक गिरते थे, पन्ना हरी आंखें जो समुद्र के रहस्यों को समेटे हुए लगती थीं, और एक चीनी मिट्टी जैसी त्वचा जिसे 3 साल की दुखी शादी भी दागदार नहीं कर पाई थी। लेकिन अपने पति रोहन चौहान के लिए वह अदृश्य हो गई थी। संगमरमर के गलियारे में तेज कदमों की आवाज गूंजी और अनन्या ने तुरंत रोहन की खास जल्दबाजी को पहचान लिया। जब उसकी कोई महत्वपूर्ण बैठक होती थी, वह एक तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुआ, अपनी इटालियन सिल्क की टाई को ठीक करते हुए अपनी पत्नी की दिशा में देखे बिना। आज देर तक बाहर रहूंगा, रोहन ने बुदबुदाया। उसकी आवाज में एक उदासीनता थी जो किसी भी चीख से ज्यादा गहरी चुभती थी। जापानी निवेशकों के साथ बिजनेस डिनर है। अनन्या धीरे धीरे कुर्सी पर घूमी, इंतजार करती रही, हमेशा इंतजार करती रही। एक नजर, एक मुस्कान, किसी भी संकेत के लिए कि वह अभी भी उस आदमी के लिए मौजूद है जिसके साथ उसने अपने जीवन के पिछले कुछ साल बिताए थे। रोहन चौहान वस्तुनिष्ठ रूप से एक प्रभावशाली व्यक्ति था। लंबा चौड़े कंधों वाला, गहरे भूरे बाल, हमेशा पूरी तरह से कंघी किए हुए, और स्टील जैसी नीली आंखें जिन्हें वह कभी समुद्र की तरह गहरा समझती थीं, अब वही आंखें बर्फ की बनी हुई लगती थीं। रोहन, उसने धीरे से पुकारा। उसकी आवाज में एक कमजोरी थी जिसे वह महीनों से छिपाने की कोशिश कर रही थी। आज हमारी शादी की सालगिरह है। वह एक पल के लिए रुक गया। उसका हाथ पहले से ही दरवाजे के सुनहरे हैंडल पर था। एक पल के लिए अनन्या को विश्वास हो गया कि उसे याद होगा, कि शायद कोई उम्मीद थी। लेकिन रोहन ने बस एक आह भरी, शुद्ध चिढ़ की आवाज, ओह हाँ, बिल्कुल, मार्गरेट से कहो कि कल के लिए कहीं रिजर्वेशन करा दे। ठीक है, आज मैं सच में नहीं कर सकता। फिर वह चला गया, संगमरमर पर केवल अपने महंगे कदमों की गूंज और उस मर्दाना इत्र को छोड़कर जिसे वह कभी पसंद करती थी, लेकिन अब वह केवल उसके सीने में खालीपन को बढ़ाता था। अनन्या लंबे समय तक बैठी रही, उस दरवाजे को देखती रही जहां से रोहन गायब हो गया था। 3 साल,
3 साल हो गए थे जब वह सेंट थॉमस कैथेड्रल के गलियारे से गुजरी थी, एक परी की तरह सफेद पोशाक में, यह विश्वास करते हुए कि वह एक परी कथा में प्रवेश कर रही थी। रोहन डेटिंग के दौरान अलग था, ध्यान रखने वाला, भावुक। उसे ऐसा महसूस कराता था जैसे वह दुनिया की सबसे वांछित महिला हो। शादी के बाद बदलाव धीरे धीरे शुरू हुए, एक धुंध की तरह जो इतनी धीरे धीरे घनी होती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि सूरज कब पूरी तरह से गायब हो गया। पहले डिनर रद्द हुए, फिर बिजनेस ट्रिप जो लगातार बढ़ने लगी। आकस्मिक स्पर्श गायब हो गए, उसके बाद अंतरंग बातचीत भी बंद हो गई। जल्द ही वे एक ही महंगे घर में सुरुचिपूर्ण अजनबियों की तरह रह रहे थे, गलियारों में दूर के परिचितों के लिए आरक्षित ठंडी शिष्टाचार के साथ एक दूसरे से गुजरते थे। श्रीमती शर्मा, गृहस्वामी जो 2 दशकों से अधिक समय से चौहान हवेली की देखभाल कर रही थीं, हमेशा की तरह अपने चुपचाप कदमों से एक चाय की ट्रे के साथ कमरे में दाखिल हुईं। वह 60 साल की एक महिला थीं, जिनके भूरे बाल एक साफ सुथरे जूड़े में बंधे थे और दयालु आंखें थीं जो उस घर में होने वाली किसी भी बात से नहीं चूकती थीं। सुबह की चाय मैडम, श्रीमती शर्मा ने खिड़की के बगल वाली मेज पर ट्रे रखते हुए कहा। वह एक पल के लिए झिझकी, अनन्या के उदास चेहरे को देखते हुए। क्या मैं कुछ कह सकती हूं मैडम? अनन्या ने संगति के लिए आभारी महसूस किया। श्रीमती शर्मा घर के उन कुछ लोगों में से एक थीं जो अभी भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करती थीं जैसे वह मायने रखती हो। आप एक असाधारण महिला हैं, श्रीमती शर्मा ने कहा। उनकी आवाज ईमानदारी से भरी थी। किसी भी आदमी को आपको पाकर दुनिया का सबसे भाग्यशाली समझना चाहिए। अगर श्री रोहन यह नहीं देख सकते हैं। उन्होंने एक विराम लिया, सावधानी से अपने शब्दों को चुनते हुए। शायद समस्या आपके साथ नहीं है। गृहस्वामी के शब्दों ने एक ऐसे घाव को छू लिया जिसे अनन्या बंद रखने की कोशिश कर रही थी। महीनों तक उसने खुद से सवाल किया था कि उसके साथ क्या गलत था। वह अपने ही पति की रुचि क्यों नहीं जगा पा रही थी। उसने सब कुछ करने की कोशिश की थी, नए कपड़े, अलग अलग इत्र, रोमांटिक पहल, जिसे रोहन ने विनम्र उदासीनता के साथ प्राप्त किया, जैसे कि वह एक बच्चा हो जो एक खराब बनी हुई ड्राइंग की पेशकश कर रहा हो। श्रीमती शर्मा, अनन्या ने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा, क्या आपको लगता है कि कोई और है? गृहस्वामी एक लंबे क्षण के लिए चुप रही। उसकी दयालु आंखें करुणा से भरी थीं। अंत में वह पास आई और अनन्या के कंधे पर एक मां जैसा हाथ रखा। मैडम, कुछ चीजें हैं जो एक महिला बस जानती है और कुछ अन्य हैं जिन्हें, ठीक है, उसे खुद पता लगाना पड़ता है। बाकी का दिन उस दर्दनाक धीमी गति से बीता जो परिचित हो गई थी। अनन्या ने खुद को अपनी सामान्य गतिविधियों में व्यस्त रखने की कोशिश की। प्रवेश हॉल के लिए फूलों की व्यवस्था, चैरिटी संगठनों के साथ पत्राचार, एक फ्रांसीसी उपन्यास पढ़ने का आधा अधूरा प्रयास जिसे उसने अपनी सांस्कृतिक परिष्कार से रोहन को प्रभावित करने की उम्मीद में खरीदा था, लेकिन सब कुछ खाली, उद्देश्यहीन लग रहा था। शाम ढलते ही जब वह दफ्तर की खिड़कियों से मुंबई की रोशनी को जलते हुए देख रही थी, अनन्या ने एक ऐसा फैसला किया जो सब कुछ बदल देगा। अगर आप चैनल का समर्थन करना जारी रखना चाहते हैं तो हम आपको धन्यवाद देते हैं। अगर आपको इस तरह की कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल गाला के रहस्य को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर दिन वीडियो पोस्ट करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आप कहां से हैं और आप हमें किस समय सुन रहे हैं। अनन्या का फैसला उसके दिमाग में महीनों से चल रहे संदेह के तूफान के बीच एक बिजली की तरह आया। उसे सच जानने की जरूरत थी, भले ही वह सच उसे नष्ट कर दे। वह अनिश्चितता के एक अधर में नहीं जी सकती थी। रोजाना खुद से सवाल करती थी कि क्या वह पागल हो रही थी या क्या उसकी शादी की सम्मानजनक सतह के नीचे वास्तव में कुछ भयानक हो रहा था। उसने तब तक इंतजार किया जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि रोहन अपने कथित बिजनेस डिनर के लिए निकल गया है। फिर कांपते लेकिन दृढ़ हाथों से वह उसके दफ्तर की ओर बढ़ी। भूरे चमड़े और पॉलिश किए हुए महोगनी की एक मर्दाना शरण स्थली, जहां उसका शायद ही कभी स्वागत किया जाता था। रोहन का कंप्यूटर पासवर्ड से सुरक्षित था,
लेकिन अनन्या अपने पति को उससे बेहतर जानती थी जितना वह सोचता था। उसने कुछ स्पष्ट संयोजन आजमाए, उसकी जन्मतिथि, कंपनी का नाम, उसकी पसंदीदा कार का मॉडल। चौथी कोशिश में जिस तारीख को वे मिले थे उसका उपयोग करते हुए कंप्यूटर अनलॉक हो गया। जो उसे मिला वह किसी भी बुरे सपने से भी बदतर था जिसकी उसने कल्पना की थी। ईमेल सैकड़ों की संख्या में पिछले 8 महीनों में इज़ाबेल डुबोइस नामक एक महिला के साथ आदान प्रदान किए गए थे। यह नाम किसी विदेशी मोहक फ्रांसीसी उपन्यास से निकला हुआ लग रहा था। वह सब कुछ जो अनन्या जाहिरा तौर पर अब नहीं थी। पहले संदेश पेशेवर थे, एक विलय के बारे में चर्चा जो रोहन की कंपनी एक दुबई की फर्म के साथ बातचीत कर रही थी, जहां इज़ाबेल एक वित्तीय सलाहकार के रूप में काम करती थी। लेकिन धीरे धीरे हफ्तों के दौरान लहजा बदल गया। व्यापारिक संदेशों ने व्यक्तिगत बातचीत की जगह ले ली। उन वाइन के बारे में चर्चा जो उन्होंने साझा की थी, वे स्थान जहां वे एक साथ जाएंगे, किताबें जो वे दोनों पसंद करते थे। रोहन ने इज़ाबेल को एक जुनून और वाक्पटुता के साथ लिखा था जो अनन्या ने सालों से अपनी ओर निर्देशित नहीं देखा था। उसने विचारशील होटलों में मुलाकातों, दुबई में सप्ताहांतों का वर्णन किया था जिन्हें उसने काम की यात्राएं होने का दावा किया था। अंतरंग क्षण विस्तृत एक क्रूरता के साथ जिसने अनन्या को ऐसा महसूस कराया जैसे उसे बार बार चाकू मारा जा रहा हो। लेकिन यह एक विशिष्ट संदेश था जो केवल 2 सप्ताह पहले का था, जिसने वास्तव में अनन्या के दिल को तोड़ दिया। मेरी प्रिय इज्जी, तुम मुझसे मेरी पत्नी के बारे में पूछती हो और मैं ईमानदारी से अब और जवाब देना नहीं जानता। अनन्या, मैं कैसे कहूं, मेरे जीवन में एक परछाई है, सुंदर हां, लेकिन एक खाली सुंदरता, बिना किसी पदार्थ के। वह मुझे बौद्धिक रूप से चुनौती नहीं देती, मेरे हितों को साझा नहीं करती, उसकी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। यह एक बहुत महंगी चीनी मिट्टी की गुड़िया के साथ रहने जैसा है, सजावटी लेकिन पूरी तरह से बेजान। कभी कभी मैं उसे देखता हूं और सोचता हूं कि मैं कैसे सोच सकता था कि मैं प्यार में था। तुम्हारे साथ मैं सालों में पहली बार जीवित महसूस करता हूं। तुम आग हो जहां वह बर्फ है, जुनून जहां वह निष्क्रियता है। मैं अब और दिखावा नहीं कर सकता कि मेरी शादी का कोई मतलब है। शब्द अनन्या की आंखों के सामने नाच रहे थे। हर अक्षर खुले घावों पर डाले गए एसिड की तरह था। उसने संदेश को 3 बार पढ़ा। हर बार पढ़ने से दर्द और अधिक तीव्र और अधिक वास्तविक होता गया। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वह मुश्किल से अन्य ईमेलों को नेविगेट कर पा रही थी, लेकिन उसने खुद को जारी रखने के लिए मजबूर किया, जैसे कि वह उपलब्ध सभी जहर का अनुभव करने के लिए मजबूर थी। उसे तस्वीरें मिली। इज़ाबेल डुबोइस वास्तव में आश्चर्यजनक थी। घुंघराले बालों और अभिव्यंजक भूरी आंखों वाली एक श्यामला, उस तरह की भूमध्य सागरीय सुंदरता के साथ जो गर्मी और जीवन बिखेरती हुई लगती थी। रोहन द्वारा सहेजी गई तस्वीरों में वह एक आत्मविश्वास के साथ मुस्कुरा रही थी जो अनन्या को लगा कि उसने बहुत पहले खो दिया था। दुबई के रेस्तरां में, आर्ट गैलरी में, प्रकाश के शहर की पत्थर की सड़कों पर हाथ में हाथ डाले चलते हुए उनकी तस्वीरें थीं। हर तस्वीर में रोहन इस तरह मुस्कुरा रहा था जैसे अनन्या ने सालों से अपनी ओर निर्देशित नहीं देखा था। वास्तविक, आराम से, खुश। अंतिम झटका एक हालिया ईमेल के रूप में आया जो पिछले दिन का था। मुंबई में फाउंडेशन का गाला बॉल अगले हफ्ते है। अनन्या, बेशक वहां होगी। इन सामाजिक दायित्वों से बचना असंभव है, लेकिन तुमने पुष्टि की है कि तुम भी वहां होगी। तुम्हें मेरे क्षेत्र में देखना सुखद होगा, ऐसा कहा जा सकता है। और कौन जानता है, शायद ये कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं करने का समय है। धैर्य की भी एक सीमा होती है और मैं इस झूठ को हमेशा के लिए नहीं जी सकता। इज़ाबेल का जवाब तेज और विनाशकारी था। मेरे प्यार, बेशक मैं वहां रहूंगी और यह एकदम सही होगा। तुम मुझे मुंबई समाज से मिलवा सकोगे जैसा कि होना चाहिए, अब एक रहस्य के रूप में छिपा नहीं। मैं कल्पना करती हूं कि तुम्हारी पत्नी कैसे प्रतिक्रिया देगी जब उसे पता चलेगा कि उसे हर पहलू में एक बेहतर महिला द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। यह उसके लिए शिक्षाप्रद होगा।
अनन्या कंप्यूटर से ऐसे पीछे हट गई जैसे वह आग पर हो। उसके पैर मुश्किल से उसे सहारा दे पा रहे थे। वह दफ्तर से सटे बाथरूम में लड़खड़ा गई और उल्टी कर दी। शरीर ने उस वास्तविकता को शारीरिक रूप से खारिज कर दिया जिसे उसके दिमाग को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था। लंबे मिनटों तक वह ठंडे संगमरमर के फर्श पर घुटनों के बल बैठी रही, हिंसक रूप से कांपती रही, जबकि मतली और निराशा की लहरें उसके सिस्टम में बारी बारी से आती रहीं। जब वह अंततः उठने में कामयाब रही तो उसने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा और उस महिला को मुश्किल से पहचाना जो वापस देख रही थी। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं, चेहरा कागज की तरह पीला, होंठ अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। ये वह खाली चीनी मिट्टी की गुड़िया थी जिसका रोहन ने वर्णन किया था, ये टूटी हुई और दयनीय प्राणी। एक भयानक क्षण के लिए अनन्या को पूरी तरह से गायब हो जाने का मन हुआ, बेडरूम में जाने का, जितनी नींद की गोलियां मिल सकती थीं ले लेने का और बस फिर कभी न जागने का। दर्द शारीरिक था, एक पीड़ा जो उसे अंदर से खा रही थी। उसने कैसे ध्यान नहीं दिया, वह इतनी मूर्ख, इतनी अंधी कैसे हो गई। लेकिन फिर निराशा के धुंध के माध्यम से कुछ अलग उभरना शुरू हुआ। एक छोटी लेकिन तीव्र चिंगारी, कुछ ऐसा जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। गुस्सा, न केवल उदासी या निराशा बल्कि शुद्ध गर्मागर्म गुस्सा। गुस्सा इस बात पर कि उसके अपने ही जीवन में उसे एक असुविधा के रूप में माना गया। गुस्सा इस बात पर कि उसने रोहन को उसे महत्वहीन महसूस कराने दिया। गुस्सा हर उस रात के लिए जो उसने जागकर बिताई थी, यह सोचते हुए कि उसके साथ क्या गलत था, जबकि हर समय समस्या उसके पति की कायरता और क्रूरता थी। और सबसे बढ़कर गुस्सा इस बात पर कि रोहन ने उसे गाला बॉल में सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की योजना बनाई थी। एक ऐसा कार्यक्रम जहां पूरा मुंबई उच्च समाज मौजूद होगा, जहां अनन्या को एक मूर्ख पत्नी के रूप में उजागर किया जाएगा जो अपने ही पति की रुचि नहीं रख सकती थी। लेकिन जैसे ही वह दर्पण के सामने खड़ी रही, कुछ असाधारण हुआ। दर्द और गुस्से के नीचे अनन्या को कुछ ऐसा दिखाई देने लगा जो उसने सालों से नहीं देखा था। वह खुद, वह घटा हुआ और असुरक्षित संस्करण नहीं जो वह शादी के दौरान बन गई थी, बल्कि वह महिला जो रोहन से पहले, उसके आत्मसम्मान के इस सभी व्यवस्थित विनाश से पहले मौजूद थी। वह सुंदर थी, न केवल सुंदर बल्कि वास्तव में आश्चर्यजनक, एक प्राकृतिक लालित्य के साथ जिसे कोई भी पैसा नहीं खरीद सकता था। वह बुद्धिमान थी, दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से साहित्य में स्नातक, 4 भाषाओं में धारा प्रवाह, कला, राजनीति और दर्शन पर किसी से भी चर्चा करने में सक्षम। वह कभी आत्मविश्वासी, करिश्माई पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान रूप से प्रशंसित थी। वह महिला कहाँ चली गई थी जब उसने खुद को इतना सिकुड़ने दिया था? अनन्या ने ठंडे पानी से अपना चेहरा साफ किया और दफ्तर लौट आई। जानबूझकर हरकतों के साथ उसने रोहन के धोखे के सभी सबूतों को कॉपी किया। ईमेल, तस्वीरें, उनके रोमांटिक पलायन के वित्तीय विवरण जो जोड़े के पैसे से वित्त पोषित थे। फिर सावधानीपूर्वक उसने अपने वहां होने के किसी भी निशान को मिटा दिया। जैसे ही वह बेडरूम की सीढ़ियां चढ़ी, उसके दिमाग में एक योजना बनने लगी। रोहन गाला बॉल में महत्वपूर्ण घोषणाएं करना चाहता था। वह अपनी मित्रेस को मुंबई समाज से अपनी बेहतर प्रतिस्थापक के रूप में मिलवाना चाहता था। तो ऐसा ही हो। लेकिन अनन्या चौहान चुपचाप मंच से नहीं हटेगी, उस खाली चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह जिसे रोहन मानता था कि वह थी। अगर यह रोहन चौहान की पत्नी के रूप में उसका अंतिम प्रदर्शन होने वाला था, तो यह एक ऐसा प्रदर्शन होगा जिसे कोई भी, विशेष रूप से रोहन और उसकी कीमती इज़ाबेल, कभी नहीं भूल पाएगा। विनाशकारी खोज के बाद के 5 दिन सावधानीपूर्वक तैयारी के धुंध में बीत गए। अनन्या हर सुबह एक जनरल की ठंडी और गणनात्मक दृढ़ संकल्प के साथ जागती, एक निर्णायक लड़ाई की योजना बनाती। प्रतिष्ठित द ताजमहल पैलेस होटल में होने वाले गाला बॉल के हर विवरण पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया और योजना बनाई गई। सबसे पहले उसे सहयोगियों की जरूरत थी और वह ठीक से जानती थी कि कहां से शुरू करना है। रानी पद्मा सिंह मुंबई उच्च समाज की अनौपचारिक मातृशक्ति थीं, एक 65 वर्षीय महिला
जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति एक ही रात में प्रतिष्ठा बना या बिगाड़ सकती थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने रोहन को कभी पसंद नहीं किया, उसे एक अभिमानी, बिना किसी वास्तविक वंश के पार्वेणु मानते हुए, और हमेशा अनन्या के साथ एक वास्तविक स्नेह के साथ व्यवहार किया था, जिसे युवा महिला अब महत्व देना शुरू कर रही थी। बांद्रा में रानी पद्मा की हवेली में दोपहर की चाय सूक्ष्म कूटनीति का एक अभ्यास था। अनन्या ने सीधे तौर पर यह नहीं बताया कि वह क्या जानती थी, लेकिन उसने जानकारी के बीज सावधानी से बोए। रोहन की दुबई की लगातार व्यापारिक यात्राओं का आकस्मिक उल्लेख, घर पर उसकी बढ़ती उदासीनता, उसके व्यवसाय में शामिल एक फ्रांसीसी सलाहकार के बारे में छोटी टिप्पणियां। रानी पद्मा उच्च समाज के घोटालों की पेचीदगियों को नेविगेट करने के दशकों के अनुभव के साथ तुरंत पंक्तियों के बीच का अर्थ समझ गईं। उनकी हल्की नीली आंखें करुणा और आक्रोश के मिश्रण से चमक उठीं। मेरी प्रिय, उन्होंने अनन्या के हाथ पर एक दस्ताने वाला हाथ रखते हुए कहा, तुम जानती हो कि तुम किसी भी चीज के लिए मुझ पर भरोसा कर सकती हो, और मैं यह भी चाहती हूं कि तुम जानो कि तुम्हारे पति और एक फ्रांसीसी महिला के बारे में कुछ अफवाहें चल रही हैं। अगर ये अफवाहें सच साबित होती हैं तो रोहन को पता चलेगा कि मुंबई समाज उन लोगों के लिए बहुत शिक्षाप्रद हो सकता है जो शादी की पवित्रता का सम्मान नहीं करते हैं। अगला कदम अधिक चुनौतीपूर्ण था। अनन्या को खुद को बदलना था, न केवल शारीरिक रूप से, हालांकि यह महत्वपूर्ण था, बल्कि मौलिक रूप से। उसे उस आत्मविश्वासी और शक्तिशाली महिला को फिर से खोजना था जो वह रोहन को उसे लगभग गायब होने तक कम करने की अनुमति देने से पहले थी। उसने मैडम अलीशा के साथ शुरुआत की, जो मुंबई की सबसे विशिष्ट फ्रांसीसी कॉस्ट्यूरियर थीं, जो ऐसी पोशाकें बनाने के लिए जानी जाती थीं जो व्यावहारिक रूप से कला के काम थीं। जुहू में मैडम अलीशा का एटेलियर शानदार रेशम, नाजुक लेस और असीम रचनात्मकता का एक अभयारण्य था। मुझे एक पोशाक चाहिए, अनन्या ने अपनी ही आवाज की दृढ़ता पर आश्चर्यचकित होते हुए कहा। कुछ ऐसा जो उस कमरे में हर व्यक्ति को रुकने और देखने पर मजबूर कर दे। कुछ ऐसा जो मेरे पति को याद दिलाए कि उसने मुझसे शादी क्यों की। मैडम अलीशा, छोटे कद की, भूरे बालों और भेदक आंखों वाली एक महिला ने अनन्या का अध्ययन एक चित्रकार की तरह किया जो एक खाली कैनवास को देख रहा हो। लेकिन हाँ, उसने अपने फ्रांसीसी लहजे में बुदबुदाया, तुम्हारे पास वास्तव में शानदार कुछ के लिए हड्डियां हैं, लेकिन मुझे बताओ प्रिय, यह पोशाक जीतने के लिए है या बदला लेने के लिए? अनन्या ने जवाब देने से पहले केवल एक पल के लिए झिझका। सबको याद दिलाने के लिए, विशेष रूप से खुद को, कि मैं वास्तव में कौन हूं। इसके बाद माप, फिटिंग और समायोजन के 3 गहन दिन थे। मैडम अलीशा ने जो पोशाक बनाई वह किसी उत्कृष्ट कृति से कम नहीं थी। आधी रात के नीले मखमल में एक रचना जो तूफान में समुद्र के सार को पकड़ती हुई लगती थी। कट त्रुटिहीन था, अनन्या के शरीर के हर वक्र को इस तरह से गले लगाता था जो एक साथ सुरुचिपूर्ण और विनाशकारी रूप से कामुक था। नेकलाइन साहसी थी, बिना अश्लील हुए। पीठ लगभग पूरी तरह से खुली थी, जिसमें केवल कीमती पत्थरों की पतली पट्टियां संरचना को बनाए रखती थीं। स्कर्ट तरल पानी की तरह बहती थी, जिसमें एक साइड स्लिट था जो अनन्या के चलने पर उसके पैरों की केवल एक आकर्षक झलक दिखाता था। शानदार, मैडम अलीशा ने बुदबुदाया जब अनन्या ने आखिरी बार पोशाक की कोशिश की। तुम एक देवी की तरह लग रही हो। तुम्हारा पति एक मूर्ख है अगर वह तुम्हारी सुंदरता नहीं देख सकता। अगला कदम मिस्टर आर्यन थे, जो सितारों के हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट थे, जो अपने चमत्कारी परिवर्तनों और पूर्ण विवेक के लिए जाने जाते थे। आर्यन कोलाबा में एक विशेष सैलून से काम करते थे, जहां मशहूर हस्तियां और रॉयल्टी खुद को फिर से खोजने आते थे। डार्लिंग, आर्यन ने अनन्या के चारों ओर घूमते हुए कहा, जैसे कोई मूर्तिकार कच्चे संगमरमर का मूल्यांकन कर रहा हो, तुम्हारे पास ऐसी हड्डियां हैं जो किसी भी टॉप मॉडल को ईर्ष्या से मार देंगी, लेकिन तुम्हारे बारे में कुछ, मैं कैसे कहूं, कम हो गया है, जैसे किसी ने तुम्हारी आंतरिक रोशनी बुझा दी हो।
आर्यन ने अनन्या पर 4 घंटे काम किया। उसे धीरे धीरे एक दमित सुंदर महिला से कुछ ऐसा बदल दिया जो सामान्य सुंदरता से परे था। उसने उसके सुनहरे बालों को सूक्ष्म परतों में काटा, जिससे गति और आयतन बना। फिर उन्हें हॉलीवुड की लहरों में स्टाइल किया, जो एक कंधे पर तरल सोने के झरने में गिरते थे। मेकअप कला का एक काम था। स्मोकी आंखें जो उसकी हरी आंखों को कीमती रत्नों की तरह बनाती थीं, सर्जिकल परिशुद्धता के साथ गड़े हुए चीक बोन्स, एक गहरे लाल रंग के होंठ जो जितना वादा करते थे उतना ही धमकी भी देते थे। जब आर्यन ने आखिरकार कुर्सी घुमाई ताकि अनन्या दर्पण में अंतिम परिणाम देख सके, तो वह मुश्किल से उस महिला को पहचान पाई जो वापस देख रही थी। यह प्राणी शक्तिशाली, चुंबकीय, खतरनाक रूप से सुंदर था। यह वह महिला थी जो वह रोहन को यह विश्वास दिलाने से पहले थी कि वह अपर्याप्त थी। वाह, आर्यन ने बुदबुदाया, स्पष्ट रूप से अपने काम पर गर्व करते हुए। अविश्वसनीय। तुम सिर्फ सुंदर नहीं हो प्रिय, तुम विनाशकारी हो। बॉल से पहले के दिनों में अनन्या ने अपने आंतरिक परिवर्तन पर भी काम किया। उसने हवेली के निजी जिम में घंटों बिताए, इसलिए नहीं कि उसे वजन कम करने की जरूरत थी, उसका शरीर हमेशा सही था, बल्कि इसलिए कि शारीरिक गतिविधि ने उसे अपने गुस्से को कुछ उत्पादक में बदलने में मदद की। उसने दर्पण के सामने आत्मविश्वास की मुद्रा का अभ्यास किया। उसने फिर से उस तरह से चलना खोजा जैसे वह रोहन की उपस्थिति में सिकुड़ने से पहले चलती थी। कंधों को पीछे करके ठोड़ी ऊपर उठाकर हर कदम की गणना यह दिखाने के लिए की गई कि वह किसी भी स्थान से संबंधित है जिसमें वह प्रवेश करती है। उसने श्रीमती शर्मा के साथ भी समय बिताया, उस महिला के बारे में कहानियां सुनी जिसे गृहस्वामी शादी से पहले जानती थी। वह जीवंत युवा जो दोस्तों का स्वागत करती थी, जो जोर से हंसती थी, जिसकी राजनीति से लेकर आधुनिक कला तक हर चीज पर मजबूत राय थी। आप प्रकृति की एक शक्ति की तरह थीं, श्रीमती शर्मा ने उदासीनता से कहा। जब आप एक कमरे में प्रवेश करती थीं, तो ऐसा लगता था जैसे सूरज निकल आया हो। लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते थे। श्री रोहन बहुत भाग्यशाली थे कि उन्हें आपका ध्यान मिला, लेकिन लगता है कि वह रास्ते में यह भूल गए। बॉल से एक रात पहले रोहन अपनी एक और व्यापारिक बैठक से देर से लौटा। अनन्या लिविंग रूम में पड़ रही थी, लेकिन वह बिना एक शब्द कहे उसके पास से गुजर गया, सीधे गेस्ट रूम में चला गया, जहां वह महीनों से सो रहा था। उसने उसे फोन पर धीरे धीरे बात करते हुए सुना, निस्संदेह इज़ाबेल के साथ उस सार्वजनिक अपमान के लिए योजनाओं को अंतिम रूप देते हुए जिसकी वे योजना बना रहे थे। लेकिन महीनों में पहली बार अनन्या ने उसकी उदासीनता से कम महसूस नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी नसों में एक विद्युत प्रत्याशा महसूस की। कल रोहन और उसकी मैत्रेस को पता चलेगा कि उन्होंने अनन्या चौहान को बहुत कम आंका था, जिसे वे एक खाली चीनी मिट्टी की गुड़िया मानते थे। कल रात उन्हें पता चलेगा कि चीनी मिट्टी की गुड़िया भी टूट सकती है, और जब ऐसा होता है तो परिणामी टुकड़े किसी को भी काटने के लिए काफी तेज होते हैं, जो बहुत करीब आता है। गाला बॉल की दोपहर मुंबई के सर्दियों की खासियत के साथ ग्रे और ठंडी थी, एक महीन बूंदाबांदी के साथ जो चौहान हवेली की खिड़कियों को उदास चेहरों से बहते आंसू की तरह बनाती थी। लेकिन घर के अंदर एक विद्युत ऊर्जा थी जो सालों से नहीं देखी गई थी। अनन्या ने दिन को एक अनुष्ठानिक तैयारी में बिताया, जैसे एक योद्धा अंतिम लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। उसने फ्रांसीसी गुलाब के तेलों से सुगंधित पानी में लंबा स्नान किया। उसने अपनी त्वचा की देखभाल उन उत्पादों से की जिनकी कीमत कई लोगों के मासिक वेतन से अधिक थी, और उसने 1 घंटे का मौन ध्यान बिताया, अपनी ऊर्जा और उद्देश्य को केंद्रित किया। रोहन अपनी ओर से स्पष्ट रूप से चिंतित था। उसने उसे दोपहर के भोजन के दौरान देखा, एक चुपचाप मामला, हमेशा की तरह, यह देखते हुए कि वह कितनी जुनूनी रूप से अपना फोन देख रहा था, कैसे उसकी आंखें एक प्रत्याशा से चमक रही थीं जो उसने सालों से उसकी ओर निर्देशित नहीं की थी। वह स्पष्ट रूप से रात की संभावना से उत्साहित था, उस क्षण की आशंका करते हुए जब वह इज़ाबेल को मुंबई समाज को दिखा सकता था।
मुझे उम्मीद है कि आज रात पहनने के लिए तुम्हारे पास कुछ उपयुक्त है, उसने आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए कहा, लेकिन फोन से अपनी आंखें उठाए बिना। यह प्रभावशाली लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। मैं तुम्हें अनुचित नहीं देख सकता। शब्द एक थप्पड़ की तरह थे, लेकिन अनन्या बस शांति से मुस्कुराई। चिंता मत करो रोहन, मुझे यकीन है कि आज रात मेरा रूप यादगार होगा, उसने जवाब। मैं गुर्राया, फिर से अपने संदेशों में खो गया, शायद इज़ाबेल के साथ अपने बड़े खुलासे के अंतिम विवरण की योजना बना रहा था। शाम 4 बजे मिस्टर आर्यन की टीम हवेली पहुंची। आर्यन ने अनन्या के घर पर अंतिम तैयारी करने पर जोर दिया था। सहायकों, पेशेवर मेकअप केस और स्टाइलिंग उपकरण की एक पूरी टीम लाई थी। मुख्य बेडरूम को एक उच्च श्रेणी के ब्यूटी सैलून में बदल दिया गया था। आज आर्यन ने नाटकीय रूप से घोषणा की, हम एक देवी का निर्माण करते हैं। परिवर्तन में 3 घंटे लगे। हर विवरण को सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया गया था। खून जैसे लाल नेल पॉलिश से लेकर जो होठों से पूरी तरह मेल खाता था, से लेकर सर्जिकल परिशुद्धता के साथ चुने गए गहनों तक। अनन्या ने अपनी दादी से संबंधित ताहिती के मोती चुने, रात की तरह गहरे, एक इंद्रधनुषी चमक के साथ, जो छिपे हुए आयामों से प्रकाश को पकड़ने और प्रतिबिंबित करने के लिए लग रहा था। कानों में हीरे की बालियां जो दूर के सितारों की तरह प्रकाश पकड़ती थीं। जब आर्यन ने आखिरकार समाप्त किया और अपने काम की प्रशंसा करने के लिए पीछे हट गया, तो उसके बाद की चुप्पी वाकपटु थी। यहां तक कि श्रीमती शर्मा, जो दरवाजे से चुपचाप देख रही थीं, ने सदमे में अपना हाथ अपने सीने पर रख लिया। दर्पण में महिला अब अनन्या चौहान नहीं थी, उपेक्षित और असुरक्षित पत्नी। यह शक्ति और विनाशकारी सुंदरता का एक प्राणी था। उसके शरीर और चेहरे की हर रेखा आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से घड़ी गई थी। मैडम अलीशा की पोशाक ने उसे दूसरी त्वचा की तरह गले लगा लिया, जिससे ऐसी सिलहूट बन गई जो शुद्ध कला थी। उसके बाल सही लहरों में गिर रहे थे, एक ऐसे चेहरे के लिए एक सुनहरा फ्रेम बना रहे थे जो माइकल एंजेलो द्वारा अपने सबसे प्रेरित क्षणों में से एक में गढ़ा हुआ लगता था। उत्तम, आर्यन ने स्पष्ट रूप से भावुक होकर बुदबुदाया, तुम सिर्फ सुंदर नहीं हो मेरी प्रिय, तुम चलती फिरती तबाही हो। शाम 7 बजे रोहन प्रवेश हॉल में इंतजार कर रहा था। अपने कस्टम मेड ब्लैक टक्सीडो में त्रुटिहीन, वह अधीरता से अपनी घड़ी देख रहा था, स्पष्ट रूप से जाने के लिए उत्सुक था। इज़ाबेल शायद पहले से ही होटल में उसका इंतजार कर रही थी। अनन्या, उसने चिल्लाया, उसकी आवाज में स्पष्ट जलन थी। हमें चलना होगा, मैं आज रात देर नहीं कर सकता, मैं नीचे आ रही हूं, उसने सीढ़ियों के ऊपर से जवाब दिया। जो आगे हुआ वह एक ऐसा क्षण था जो उपस्थित सभी की याद में जीवन भर के लिए अंकित रहेगा। अनन्या संगमरमर की सीढ़ियों के ऊपर एक दूसरी दुनिया के दर्शन की तरह दिखाई दी। क्रिस्टल झूमर की रोशनी ने उसके बालों में एक सुनहरा प्रभा मंडल बनाया और आधी रात की नीली पोशाक तरल पानी की तरह उसके पीछे बहती रही जब उसने नीचे उतरना शुरू किया। हर कदम अधिकतम प्रभाव के लिए गणना की गई थी। रोहन अधीरता से मुड़ा, देरी के बारे में बड़बड़ाने के लिए तैयार, और बस जम गया। उसका जबड़ा खुला रह गया, आंखें चौड़ी हो गईं और एक पल के लिए ऐसा लगा कि वह सांस लेना भूल गया है। जो फोन उसने पकड़ा हुआ था वह उसके हाथों से फिसल गया और संगमरमर के फर्श पर गिर गया। आवाज खामोश हॉल में गूंज उठी। हे हे भगवान, उसने बुदबुदाया, आवाज कर्कश और दूर। श्रीमती शर्मा, जो रसोई के प्रवेश द्वार से देख रही थीं, संतुष्टि से मुस्कुराईं। यहां तक कि ड्राइवर सुरेश, जो दरवाजे के पास चुपचाप इंतजार कर रहा था, का भी मुंह खुला रह गया। अनन्या पूरी खामोशी में बाकी सीढ़ियां उतरी। हर कदम पुनः प्राप्त शक्ति का एक बयान था। जब वह हॉल में पहुंची तो वह रोहन के सामने रुक गई, इतनी करीब कि वह उसकी सुगंध महसूस कर सके। एक कस्टम खुशबू जिसे आर्यन ने चुना था, विदेशी और नशीली। चलें? उसने बस पूछा। उसकी आवाज में एक आत्मविश्वास था जो उसने सालों से नहीं सुना था। रोहन अभी भी सुसंगत शब्द बनाने की कोशिश कर रहा था। महीनों में पहली बार वह वास्तव में उसे देख रहा था, उस परेशान करने वाली छाया के रूप में नहीं जो वह उसके दिमाग
में बन गई थी, बल्कि उस असाधारण महिला के रूप में जो वह थी। और पहली बार जब से उसने इज़ाबेल के साथ संबंध शुरू किया था, उसके सिर में एक छोटी सी आवाज ने फुसफुसाया कि शायद उसने एक भयानक गलती की थी। तुम अविश्वसनीय रूप से सुंदर लग रही हो, वह अंततः कहने में कामयाब रहा। अनन्या मुस्कुराई। वह शर्मीली, उम्मीद भरी मुस्कान नहीं जिसे वह देखने का आदी हो गया था, बल्कि कुछ अधिक शक्तिशाली, अधिक खतरनाक। धन्यवाद, उसने कहा। मैं आज रात के लिए उत्सुक हूं। मुझे लगता है कि यह अविस्मरणीय होगा। द ताज महल पैलेस होटल तक की यात्रा तनावपूर्ण खामोशी में बीती। रोहन अनन्या को देखना बंद नहीं कर सका, जैसे कि वह उसे पहली बार देख रहा हो। वह अपनी ओर से शांत रही, रोल्स रॉयस की खिड़की से मुंबई की रोशनी को देखते हुए, जाहिरा तौर पर उस उथल पुथल से अनजान जो उसने अपने पति के दिमाग में पैदा कर दी थी। जब वे होटल पहुंचे तो फोटोग्राफरों और सामाजिक पत्रकारों की भीड़ प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रही थी। पद्मा सिन्हा फाउंडेशन का गाला बॉल मुंबई के सामाजिक कैलेंडर की सबसे प्रतिष्ठित घटनाओं में से एक था, जो रॉयल्टी, मशहूर हस्तियों और उच्च समाज के सबसे शक्तिशाली सदस्यों को आकर्षित करता था। सुरेश ने मुख्य प्रवेश द्वार के सामने कार रोकी, जहां एक लाल कालीन होटल के सुनहरे दरवाजों तक फैला हुआ था। रोहन पहले उतरा और अनन्या को कार से बाहर निकलने में मदद करने के लिए चारों ओर गया। एक ऐसा इशारा जो उसने महीनों से नहीं किया था, लेकिन अब उसने सहज रूप से किया, जैसे कि वह कुछ कीमती हो जिसे संरक्षित करने की आवश्यकता हो। जब अनन्या रोल्स रॉयस से बाहर निकली तो जो हुआ वह सनसनीखेज से कम नहीं था। भीड़ की फुसफुसाहट तुरंत बंद हो गई, जिसकी जगह एक प्रशंसनीय खामोशी ने ले ली। कैमरे मशीन गनों की तरह चले, उसके द्वारा प्रस्तुत आश्चर्यजनक दृश्य के हर कोण को कैप्चर करते हुए। एक पत्रकार ने माइक्रोफोन में फुसफुसाया, मैडम, रोहन चौहान की पत्नी आज रात बिल्कुल दीप्तिमान लग रही है। अनन्या लाल कालीन पर ऐसे चली जैसे वह इसी के लिए पैदा हुई हो। एक हाथ रोहन के हाथ पर नाजुक ढंग से टिका हुआ था, दूसरा क्रिस्टल का एक छोटा सा क्लच पकड़े हुए था जो फ्लैश की रोशनी में चमक रहा था। वह एक राजकुमारी की कृपा से कैमरों के लिए मुस्कुराई, भीड़ में परिचितों को हाथ हिलाया और एक ऐसा आत्मविश्वास बिखेरा जिसने उपस्थित कई पुरुषों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन्होंने कभी ध्यान क्यों नहीं दिया कि वह कितनी असाधारण थी। रोहन एक तरह के समाधि में उसके बगल में चलता रहा, अभी भी अपनी पत्नी के परिवर्तन को संसाधित करने की कोशिश कर रहा था। महीनों तक उसने उसे नजरअंदाज किया था, उसे अपने दिमाग में कम कर दिया था, उसकी तुलना इज़ाबेल से प्रतिकूल रूप से की थी। लेकिन अब अपने चारों ओर सभी की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए जो सिर घूम रहे थे, प्रशंसा और ईर्ष्या की निगाहें, उसे यह महसूस होने लगा कि शायद वह अंधा हो गया था। द ताज महल पैलेस होटल का बॉलरूम रात के लिए एक परी कथा महल में बदल दिया गया था। ऑस्ट्रो हंगेरियन क्रिस्टल छत से चमकदार झरनों में लटके हुए थे, जो सैकड़ों मोमबत्तियों की रोशनी को दर्शाते थे। सफेद और सुनहरे गुलाब हर मेज पर राजसी व्यवस्था बनाते थे और एक चैम्बर ऑर्केस्ट्रा मुख्य मंच पर धीरे धीरे बज रहा था। ये रॉयल्टी के योग्य एक सेटिंग थी, जो यह देखते हुए कि शाही परिवार के कई सदस्य उपस्थित थे, उपयुक्त था। लेकिन जब रोहन और अनन्या को समारोह के मास्टर द्वारा घोषित किया गया तो ऐसा लगा जैसे बाकी सब कुछ गायब हो गया हो। ऑर्केस्ट्रा ने एक पल के लिए लगभग अपनी लय खो दी। बातचीत वाक्यों के बीच में बंद हो गई। शैंपेन के गिलास होठों के रास्ते हवा में रुक गए। श्रीमान और श्रीमती रोहन चौहान, समारोह के मास्टर ने घोषणा की, लेकिन उनकी सामान्य रूप से पेशेवर आवाज में एक असामान्य प्रशंसा का नोट था। अनन्या एक बैलेरीना की कृपा से मुख्य हॉल में संगमरमर की सीढ़ियां उतरी। पोशाक उसके चारों ओर गहरे पानी की तरह बह रही थी। ड्यूक और डचेस से लेकर अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों तक उपस्थित हर व्यक्ति उसकी प्रविष्टि देखने के लिए रुक गया। यह उस तरह का क्षण था जो सामाजिक घटनाओं को परिभाषित करता था, जिसकी चर्चा पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में हफ्तों तक की जाएगी। रानी पद्मा सिंह बरगंडी और हीरो में शानदार संपर्क करने वालों में से पहली थीं। उनकी अनुभवी आंखों में अनुमोदन
और कुछ और, एक लगभग भयंकर संतुष्टि की चमक थी। अनन्या, मेरी प्रिय, उन्होंने युवा महिला के दोनों गालों को चूमते हुए कहा, तुम बिल्कुल आश्चर्यजनक लग रही हो, वास्तव में शानदार। रानी पद्मा, अनन्या ने एक आदर्श रेवरेंस के साथ जवाब दिया, मुझे इतनी खास रात में शामिल करने के लिए धन्यवाद। लेकिन रानी पद्मा की आंखें पहले से ही हॉल में कुछ या किसी को ढूंढ रही थीं। आह, उसने बुदबुदाया, मैं देख रही हूं कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय मेहमान भी आ गई हैं। अनन्या ने लेडी की नजर का पीछा किया और अंत में व्यक्तिगत रूप से पहली बार इजाबेल डुबोइस को देखा। फ्रांसीसी महिला हॉल के दूसरी तरफ थी, पुरुषों के एक छोटे समूह से घिरी हुई थी जो स्पष्ट रूप से उसकी उपस्थिति से मुग्ध थे। वह वास्तव में एक सुंदर महिला थी, श्यामला, विपुल, उस तरह की भूमध्य सागरीय कामुकता के साथ जो रोमांच और जुनून का वादा करती थी। उसने एक लाल पोशाक पहनी थी जो हालांकि सुरुचिपूर्ण थी, अनन्या की अलौकिक परिष्कार की तुलना में लगभग अश्लील लगती थी। रंग का दिलचस्प विकल्प, रानी पद्मा ने रूखेपन से टिप्पणी की। लाल हमेशा से, मैं कैसे कहूं, कुछ महत्वाकांक्षाओं वाली महिलाओं का रंग रहा है। कई मिनटों तक अनन्या हॉल में घूमती रही, परिचितों को बधाई देती रही और नए लोगों से मिलवाई जाती रही। यह असाधारण था कि कैसे उसके परिवर्तन ने सामाजिक गतिशीलता को बदल दिया था। जो लोग अतीत में उसके साथ विनम्र शिष्टाचार से पेश आते थे, अब उसके ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। जो पुरुष पहले शायद ही उसे नोटिस करते थे, अब तारीफों में घुल मिल रहे थे। जिन महिलाओं ने उसे एक छोटी प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा था, अब वे प्रशंसा और आशंका के मिश्रण से उसका अध्ययन कर रही थीं। रोहन उसके साथ रहा, लेकिन वह उसकी बढ़ती बेचैनी को महसूस कर सकती थी। वह लगातार अपनी घड़ी देख रहा था। उसकी आंखें भीड़ के माध्यम से इजाबेल को ढूंढ रही थीं। अंत में बातचीत में एक विराम के दौरान उसने बुदबुदाया, मुझे कुछ निवेशकों को बधाई देनी है। क्या तुम कुछ मिनटों के लिए खुद को मनोरंजन कर सकती हो? अनन्या शांति से मुस्कुराई। बेशक प्रिय, जाओ अपना काम करो। उसने उसे इजाबेल की ओर हॉल पार करते देखा। उसका कदम उत्सुक और दृढ़ था। जब वह फ्रांसीसी महिला को घेरे हुए समूह में पहुंचा तो अनन्या ने इजाबेल को मुड़ते और मुस्कुराते हुए देखा, एक मुस्कान जो स्पष्ट रूप से कह रही थी, आखिरकार। लेकिन कुछ दिलचस्प हुआ जब रोहन इजाबेल के पास पहुंचा। उसके समूह के कई पुरुष तुरंत यह देखने के लिए मुड़े कि कौन बाधा डाल रहा था, और अनन्या ने उनके चेहरे बदलते हुए देखे जब उन्होंने महसूस किया कि यह वह व्यक्ति था जो उस आश्चर्यजनक दृष्टि से विवाहित था जो पहले आया था। उनमें से एक, अपनी बुद्धि के लिए जाना जाने वाला एक इतालवी काउंट, ने कुछ ऐसा बुदबुदाया जिससे रोहन शर्मा गया और इजाबेल ने जलन में अपना चेहरा सिकोड़ लिया। रानी पद्मा एक सुरुचिपूर्ण भूत की तरह अनन्या के बगल में दिखाई दी। दिलचस्प है ना, कैसे पुरुष उन खजानों के प्रति इतने अंधे हो सकते हैं जो उनके पास हैं, जब तक कि दूसरे पुरुष उन्हें नोटिस करना शुरू नहीं कर देते। वास्तव में अनन्या सहमत हुई। उसकी आवाज तूफान से पहले एक तालाब की तरह शांत थी। मेरी प्रिय, रानी पद्मा ने जारी रखा, मुझे उम्मीद है कि तुम जानती हो कि आज रात जो कुछ भी हो, तुम्हें सम्मानजनक समाज का पूरा समर्थन है। कुछ सीमाएं हैं जिन्हें पार नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रूप से अनुचित महत्वाकांक्षाओं वाली विदेशियों द्वारा नहीं। अगले घंटे के दौरान अनन्या ने प्रशंसनीय भागीदारों की एक श्रृंखला के साथ नृत्य किया। हर नृत्य एक प्रदर्शन था, कृपा और लालित्य का एक प्रदर्शन जो उसके साथी और सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता था। उसने लॉर्ड्स और ड्यूक के साथ, राजदूतों और व्यापारिक दिग्गजों के साथ नृत्य किया। प्रत्येक स्पष्ट रूप से उसकी संगति से मुग्ध था। रोहन इस बीच रात का अधिकांश समय इजाबेल के साथ बिता चुका था। उसे विभिन्न लोगों से एक बहुत ही प्रतिभाशाली फ्रांसीसी सहयोगी के रूप में मिलवा रहा था, लेकिन अनन्या देख सकती थी कि सब कुछ उनकी योजनाओं के अनुसार नहीं चल रहा था। इजाबेल, जो किसी भी कमरे में सबसे आकर्षक महिला होने की आदी थी, अनन्या को मिल रहे ध्यान से स्पष्ट रूप से परेशान थी। उसकी मुस्कान मजबूर हो रही थी, उसकी हंसी थोड़ी बहुत तेज।
और रोहन रोहन एक विभाजित व्यक्ति की तरह दिखने लगा था। उसकी आंखें अनन्या की ओर लौटती रहती थीं, उसे नृत्य करते हुए देखती थी कि वह महीनों में पहली बार सच्ची खुशी के साथ कैसे हंस रही थी, यह देखते हुए कि कैसे अन्य सभी पुरुष उसे स्पष्ट प्रशंसा के साथ देख रहे थे। हवा में तनाव स्पष्ट हो रहा था। कई लोगों ने अजीब गतिशीलता को नोटिस किया था। पति, जो स्पष्ट रूप से अपनी आश्चर्यजनक पत्नी पर पूरा ध्यान नहीं दे रहा था, फ्रांसीसी महिला जो उसके ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा करती हुई लग रही थी। फुसफुसाहटें फैलने लगीं, सार्थक निगाहों का आदान प्रदान हुआ। तभी रानी पद्मा ने चीजों को तेज करने का फैसला किया। रानी पद्मा सिंह संयोग से मुंबई समाज की मातृशक्ति की स्थिति में नहीं पहुंची थी। उनके पास सामाजिक नाटक के लिए एक अचूक वृत्ति थी और खुलासे को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए एक आदर्श समय था जो प्रभाव को अधिकतम करता था। जब उन्होंने फैसला किया कि यह स्थिति को मजबूर करने का समय है, तो उन्होंने इसे एक मास्टर रणनीतिकार की सर्जिकल परिशुद्धता के साथ किया। मेरे प्रिय, उन्होंने हॉल का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक क्रिस्टल गिलास पर धीरे से टैप करते हुए घोषणा की, डिनर के साथ आगे बढ़ने से पहले मैं एक विशेष टोस्ट का प्रस्ताव करना चाहती हूँ। हॉल धीरे धीरे शांत हो गया। सभी बातचीत बंद हो गई जब मेहमान नेता की ओर मुड़े। अनन्या, जो फ्रांसीसी राजदूत के साथ बात कर रही थी, ने प्रत्याशा की एक कंपी महसूस की। हॉल के दूसरी तरफ रोहन और इजाबेल जम गए। आज रात, रानी पद्मा ने जारी रखा। उनकी आवाज राजसी हॉल के हर कोने तक पहुंच रही थी। हमारे साथ कई अद्भुत जोड़े होने का सौभाग्य है, लेकिन एक विशेष जोड़ा है जिसे मैं उजागर करना चाहती हूँ। एक ऐसा जोड़ा जिसका आपसी प्रेम और समर्पण हम सभी के लिए मुंबई समाज में एक प्रेरणा रहा है। अनन्या ने रोहन को पीला पड़ते देखा। इजाबेल ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में अलार्म चमक रहा था। रोहन और अनन्या चौहान, रानी पद्मा ने घोषित किया, जो इस सप्ताह अपनी तीसरी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। अनन्या, मेरी प्रिय, तुम कभी इतनी दीप्तिमान नहीं रही। यह स्पष्ट है कि वैवाहिक प्रेम तुम्हें सूट करता है। हॉल विनम्र तालियों से गूंज उठा, लेकिन अनन्या तनाव की अंतर्धाराओं को महसूस कर सकती थी। हर कोई जानता था कि कुछ हो रहा था, भले ही वे ठीक से नहीं जानते थे कि क्या। रोहन ने एक मुस्कान के लिए मजबूर किया और सिर हिलाया, लेकिन उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। वास्तव में, रानी पद्मा ने जारी रखा, और अब उनकी आवाज में एक खतरनाक धार थी। शायद रोहन अपनी अद्भुत पत्नी के बारे में कुछ शब्द कहना चाहेंगे। आखिरकार, हर दिन एक आदमी को मुंबई की सबसे सुंदर और शालीन महिलाओं में से एक से शादी करने का सौभाग्य नहीं मिलता। यह एक पूरी तरह से निर्मित जाल था। रोहन असभ्य और घृणित लगे बिना मना नहीं कर सकता था, लेकिन वह जो कुछ भी कहेगा उसका विश्लेषण 300 लोगों द्वारा किया जाएगा, जिसमें इजाबेल भी शामिल थी। अनन्या ने उसकी आंखों में घबराहट देखी जब उसने हॉल के चारों ओर देखा, एक ऐसे रास्ते की तलाश में जो मौजूद नहीं था। धीरे धीरे वह इजाबेल से दूर चला गया और भीड़ के माध्यम से हॉल के केंद्र की ओर चलने लगा। हर कदम के लिए भारी प्रयास की आवश्यकता लग रही थी। जब वह अनन्या के बगल में पहुंचा, तो वह हॉल के आरामदायक तापमान के बावजूद उसके माथे पर पसीने की बूंदें देख सकती थी। उसने शुरू किया, उसकी सामान्य रूप से आत्मविश्वासी आवाज अब अनिश्चित और झिझकती हुई। किसी ने जो माइक्रोफोन भौतिक किया था, उसने हर झिझक, हर घबराई हुई सांस को बढ़ा दिया। अनन्या है, वह एक उल्लेखनीय महिला है। वह अंततः कहने में कामयाब रहा। सुंदर, बुद्धिमान, सुरुचिपूर्ण। कोई भी आदमी उसे अपनी पत्नी के रूप में पाकर भाग्यशाली होगा। शब्द ऐसे निकले जैसे वे मजबूर थे, लेकिन उनमें कुछ और था। एक देर से एहसास, कुछ ऐसा जिसे उसने खो दिया था। उसने बोलते समय अनन्या को देखा और महीनों में पहली बार वास्तव में उसे देखा। उसने देखा कि वह कितनी शानदार थी, कैसे हॉल के अन्य सभी पुरुष उसे स्पष्ट प्रशंसा के साथ देख रहे थे, कैसे वह एक पूरा मूर्ख था। धन्यवाद प्रिय, अनन्या ने कहा। उसकी आवाज हॉल में स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। फिर एक ऐसे कदम में जिसने रोहन सहित उपस्थित सभी को चौंका दिया, वह झुकी और उसके गाल
पर हल्का सा चूमा। तुम्हारे शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। लेकिन उसके लहजे में कुछ था, एक ऐसा गुण जो यह सुझाव देता था कि वह विदाई दे रही थी, जश्न नहीं मना रही थी। कुछ अधिक बोधगम्य मेहमानों ने इसे नोटिस किया और एक लगभग अगोचर फुसफुसाहट हॉल से गुजरी। इसी क्षण इजाबेल ने अपनी घातक गलती की। शायद यह ईर्ष्या थी या निराशा या बस सामाजिक मूर्खता, लेकिन उसने इस क्षण को चुना, पूरे मुंबई उच्च समाज के सामने एक बयान देने के लिए। वह भीड़ के माध्यम से आगे बढ़ी। उसकी लाल पोशाक सूक्ष्म रंगों के समुद्र को एक खुले घाव की तरह काट रही थी। रोहन, उसने पुकारा। उसकी आवाज में एक फ्रांसीसी लहजा था जो अब कम आकर्षक और अधिक सामान्य लग रहा था। मोंचेर, तुम हमारा नृत्य भूल गए? जो खामोशी छाई वह पूर्ण थी। 300 लोगों ने एक साथ महसूस किया कि वे महाकाव्य अनुपात के एक सामाजिक घोटाले के साक्षी बन रहे थे। फोन, कैमरे चुपके से दिखाई देने लगे। सामाजिक पत्रकार मानसिक नोट्स लेने लगे। रोहन एक फंसे हुए जानवर की तरह अनन्या और इजाबेल के बीच देखता रहा। अनन्या अपनी ओर से बस मुस्कुराई, एक मुस्कान जो सुंदर और भयानक दोनों थी। ओह, उसने कहा। उसकी आवाज क्रिस्टल की तरह साफ और पूरी तरह से नियंत्रित थी। आप इजाबेल डुबोइस होनी चाहिए। रोहन ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। इजाबेल स्पष्ट रूप से टकराव या आंसू की उम्मीद कर रही थी। अनन्या के त्रुटिहीन शिष्टाचार से पूरी तरह से चकित रह गई। उसने मेरे बारे में लगातार बात की, अनन्या ने जवाब दिया, विशेष रूप से आपके इतने रेवलेटर संदेश। रोहन की आंखें दहशत से चौड़ी हो गईं। इजाबेल भ्रमित लग रही थी, लेकिन अनन्या के लहजे में कुछ उसे परेशान कर रहा था। वैसे, अनन्या ने जारी रखा, अभी भी उस भयानक शांत मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही थी। रोहन, तुम मुझे दुबई में ली गई तस्वीरें दिखाना भूल गए। बुर्ज अल अरब वाली तस्वीरें विशेष रूप से अंतरंग थीं। बॉलरूम में खामोशी अब पूरी हो गई थी, यहां तक कि ऑर्केस्ट्रा ने भी बजाना बंद कर दिया था। इजाबेल पूरी तरह से सफेद हो गई, अंततः समझ गई कि अनन्या सब कुछ जानती है। रोहन ऐसा लग रहा था जैसे वह उल्टी कर सकता है। रानी पद्मा एक कदम आगे बढ़ी। उनकी आवाज तनाव को एक ब्लेड की तरह काट रही थी। कितना दिलचस्प है, उन्होंने कहा। शायद यह एक ऐसा मामला है जिस पर निजी तौर पर बेहतर चर्चा की जाए। लेकिन अनन्या ने धीरे से अपना सिर हिलाया। ओह नहीं, रानी पद्मा, मेरा मानना है कि पारदर्शिता हमेशा सबसे अच्छी नीति होती है, खासकर जब शादी की बात आती है। वह पूरे हॉल का सामना करने के लिए मुड़ी। उसकी आवाज आसानी से हर कोने तक पहुंच रही थी। देवियों और सज्जनों, मुझे एक घोषणा करनी है। द ताज महल पैलेस होटल के बॉलरूम में खामोशी इतनी पूर्ण थी कि दीवार पर एक पुरानी घड़ी की टिक टिक स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी। मुंबई के 300 सबसे प्रभावशाली लोग सांस रोके इंतजार कर रहे थे, यह महसूस करते हुए कि वे कुछ असाधारण देखने वाले थे। अनन्या एक प्राचीन देवी की मूर्ति की तरह हॉल के केंद्र में खड़ी थी, सुंदर, भयानक और पूरी तरह से नियंत्रण में। उसकी आवाज जब उसने बात की तो बड़े हॉल के हर कोने में क्रिस्टल स्पष्टता के साथ पहुंची। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूं, उसने शुरू किया। उसका लहजा संवादी था, लेकिन एक अंतर्निहित स्टील के साथ, जिसने उपस्थित हर व्यक्ति को आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। आज रात यहां मेरा स्वागत करने के लिए, मुझे देखने के लिए। उसकी आंखें भीड़ में रोहन से मिलीं। वह एक ऐसे आदमी की तरह लग रहा था जो फांसी का सामना कर रहा हो। 3 साल तक, उसने जारी रखा, मुझे सीधे और परोक्ष रूप से बताया गया कि मैं अपर्याप्त थी, उबाऊ, एक खाली सजावट बिना किसी पदार्थ के। मुझे अपनी ही शादी में अदृश्य महसूस कराया गया, अपने ही घर में अवांछित। फुसफुसाहटें भीड़ में लहरने लगीं, लेकिन अनन्या ने धीरे से एक हाथ उठाया और खामोशी तुरंत लौट आई। आज रात मैंने कुछ अद्भुत खोजा। मैंने पाया कि मैं अभी भी एक ऐसी महिला हूं जिसे चाहा जाना, मनाया जाना, सम्मान किया जाना चाहिए। मैंने अपने स्वयं के मूल्य को फिर से खोजा। उसकी नजर सभा से गुजरी, उन चेहरों को देखते हुए जो हैरान से लेकर प्रशंसक से लेकर दयालु तक थे। मैंने यह भी पाया, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कम हो गई, लेकिन किसी तरह और अधिक भेदक हो गई, कि मेरे पति का मिस डुबोइस के साथ 8 महीने से अफेयर चल रहा था।
दुबई के रोमांटिक पलायन के साथ पूरा अंतरंग तस्वीरें और योजनाएं। जैसा कि उसने एक संदेश में कहा था, आज रात कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं करने के लिए। बॉलरूम में अराजकता फैल गई। आहें, विस्मयादिबोधक और फुसफुसाती बातचीत ने जल्दी से हवा भर दी। सोशल मीडिया प्रभावितों और पत्रकारों द्वारा हर पल को उन्माद पूर्वक रिकॉर्ड किए जाने पर कैमरे चले। यह दशक का घोटाला था। रोहन ने एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की। उसका चेहरा ग्रे। अनन्या, कृपया, यह वह नहीं है। उसने बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज अभी भी पूरी तरह से नियंत्रित थी। यह समय या स्थान नहीं है। दिलचस्प। आप और मिस डुबोइस को लगा कि यह आपकी योजनाओं के लिए एकदम सही जगह है। वह अपने छोटे क्रिस्टल क्लच तक पहुंची और एक फोन निकाला। जानबूझकर हरकतों के साथ उसने स्क्रीन पर कुछ स्क्रॉल किया। शायद आप चाहेंगे कि मैं आपके कुछ और वाक्पटु संदेशों को साझा करूं, वे जहां आप मुझे एक खाली सजावट के रूप में वर्णित करते हैं और मेरी तुलना अपनी मित्रेस से प्रतिकूल रूप से करते हैं। अनन्या, रुको। रोहन की आवाज हताश थी। अब तुम समझ नहीं रही हो। ओह, लेकिन मैं पूरी तरह से समझती हूं, उसने जवाब दिया। मैं समझती हूं कि तुम एक कायर हो जो मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की योजना बना रहा था, जबकि अपनी मैट्रेस को समाज में मेरे प्रतिस्थापक के रूप में पेश कर रहा था। इजाबेल, जो सदमे से जमी हुई खड़ी थी, ने अचानक अपनी आवाज पाई। यह हास्यास्पद है। मुझे एक कड़वी पत्नी के इन आरोपों को सुनने की जरूरत नहीं है। शब्द उसके मुंह से मुश्किल से निकले थे कि रानी पद्मा एक कदम आगे बढ़ी। उनकी आवाज एक ब्लेड की तरह शोर को काट रही थी। मुझे लगता है, रानी पद्मा ने कहा, उनका लहजा आर्कटिक था, कि आपने काफी कह दिया है मिस डुबोइस। वास्तव में मेरा मानना है कि आपने मुंबई में अपना प्रवास बहुत लंबा कर लिया है। धमकी सूक्ष्म लेकिन अचूक थी। जब रानी पद्मा सिंह ने सुझाव दिया कि किसी ने अपना प्रवास बहुत लंबा कर लिया है, तो इसका मतलब मुंबई में सामाजिक मृत्यु थी। दरवाजे बंद हो जाएंगे, निमंत्रण बंद हो जाएंगे, व्यापार वाष्पित हो जाएगा। इजाबेल ने हताश होकर चारों ओर देखा, ऐसे समर्थन की तलाश में जो स्पष्ट रूप से नहीं आ रहा था। उसके चारों ओर के चेहरे डिसअप्रोबेशन से लेकर घृणा तक थे। कोई भी सहानुभूति जिसकी उसने उम्मीद की हो सकती है, दूसरी महिला के रूप में इस भीड़ में अस्तित्वहीन थी, जहां शादी और औचित्य अभी भी पवित्र थे। रोहन, वह उसकी ओर मुड़ी। उसकी आवाज गिड़गिड़ा रही थी। उन्हें बताओ, उन्हें हमारे प्यार के बारे में बताओ, हमारी योजनाओं के बारे में। लेकिन रोहन उससे दूर जा रहा था। उसकी उत्तरजीविता की प्रवृत्ति अंततः काम कर रही थी। वह दीवार पर लिखी इबारत देख सकता था। इस तरह के घोटाले से सार्वजनिक रूप से जुड़ा होना, एक धोखेबाज पति के रूप में सामने आना जिसने अपनी सुंदर और प्रिय पत्नी को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की कोशिश की। यह सामाजिक और व्यावसायिक आत्महत्या थी। मैं नहीं जानता कि वह किस बारे में बात कर रही है, उसने कमजोर रूप से कहा। विश्वासघात तत्काल और पूर्ण था। इजाबेल का चेहरा पीला से लाल से बैंगनी में तेजी से उत्तराधिकार में बदल गया। क्या रोहन, तुम सब कुछ के बाद गंभीर नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि तुम्हें चले जाना चाहिए, रानी पद्मा ने धीरे से बीच में रोका। सुरक्षा तुम्हें चुपचाप बाहर ले जाएगी, अगर तुम चाहो, लेकिन फिर भी बाहर। लेकिन अनन्या ने अभी तक खत्म नहीं किया था। जब इजाबेल को विचारशील सुरक्षा गार्डों द्वारा दूर ले जाया जा रहा था, उसका चेहरा अपमान और गुस्से से जल रहा था। अनन्या एकत्रित भीड़ को संबोधित करने के लिए वापस मुड़ी। मेरे पास एक अंतिम घोषणा है, उसने कहा। उसकी आवाज अंतिमता के साथ बज रही थी। तत्काल प्रभाव से मैं तलाक के लिए अर्जी दे रही हूं। रोहन चौहान से मेरी शादी खत्म हो गई है। अगर हॉल पहले शांत था, तो अब यह एक कब्र की तरह था। रोहन ऐसा लग रहा था जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। अनन्या, रुको, वह आगे लड़खड़ाया, उसके लिए पहुंचते हुए। कृपया, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं? मैंने गलतियां की हैं, लेकिन वह पीछे हट गई, उसके स्पर्श से बचते हुए, जैसे कि वह जहर हो। गलतियां? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन बॉलरूम में स्पष्ट रूप से गूंजती थी।
आपने 8 महीने दूसरी महिला को यह बताते हुए बिताए कि मैं बेकार थी, जबकि मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की योजना बना रही थी। आपने मुझे मेरे अपने जीवन से मिटाने की कोशिश की। उसकी शांति थोड़ी टूट गई और उस रात पहली बार उसकी आवाज में वास्तविक भावना दिखाई दी। मैंने तुमसे प्यार किया रोहन। मैंने हमारी शादी को सफल बनाने के लिए कुछ भी किया होता, लेकिन तुमने उस प्यार को व्यवस्थित रूप से जानबूझकर नष्ट करने के लिए चुना। तुमने मुझे तब तक छोटा और छोटा महसूस कराया जब तक मैं लगभग पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। उसने खुद की ओर इशारा किया, उस सुंदर और शक्तिशाली महिला की ओर जो उन सभी के सामने खड़ी थी। लेकिन मैं गायब नहीं हुई। मुझे याद आया कि मैं कौन हूं, और मैं जो हूं वह कोई है जो तुमसे असीम रूप से बेहतर का हकदार है। रोहन अब रो रहा था। पहली बार महसूस कर रहा था कि उसने क्या खो दिया है। कृपया, मैं कुछ भी करूंगा। मैं इजाबेल के साथ सभी संबंध तोड़ दूंगा। मैं थेरेपी में जाऊंगा। मैं नहीं, अनन्या ने बस कहा। कुछ चीजें एक बार टूट जाने के बाद ठीक नहीं की जा सकती। तुम्हारे पास एक असाधारण महिला थी जो तुमसे पूरी तरह से प्यार करती थी, और तुमने उसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अफेयर के लिए फेंक दिया जिसने मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की कोशिश करके अपने असली रंग दिखाए। उसने हॉल के चारों ओर एक आखिरी बार देखा, उन चेहरों को देखते हुए जिनमें प्रशंसा, सम्मान और कुछ मामलों में श्रद्धा दिखाई देती थी। आज रात के लिए आप सभी का धन्यवाद। यह ज्ञानवर्धक था। और इसके साथ वह बाहर की ओर चली गई, सिर ऊंचा, कदम स्थिर। हॉल में हर व्यक्ति ने उसे जाते हुए देखा। उनमें से कई एक ही बात सोच रहे थे। उन्होंने अभी अभी एक किंवदंती के जन्म का गवाह बना था। रोल्स रॉयस जो अनन्या को घर ले गई, एक शोक सभा की तरह खामोश थी। सुरेश ड्राइवर कभी कभी रियर व्यू मिरर से देखता था, लेकिन समझदारी से अपने विचारों को अपने तक ही सीमित रखता था। अनन्या पीछे की सीट पर स्थिर रही, खिड़की से मुंबई की रोशनी को गुजरते हुए देखती रही, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से कहीं और था। टकराव का एड्रेनालाइन कम होने लगा था और इसके साथ भावनाओं की एक जटिल लहर आई। राहत की सच्चाई आखिरकार सामने आ गई थी। खोए हुए वर्षों, बर्बाद प्यार के लिए उदासी, लेकिन सबसे बढ़कर मुक्ति की भावना जो उसने इतने लंबे समय से महसूस नहीं की थी कि वह भूल गई थी कि यह कैसा था। जब वे मालाबार हिल की हवेली पहुंचे तो श्रीमती शर्मा दरवाजे पर इंतजार कर रही थीं। उनकी आंखों में गर्व भरी मंजूरी की चमक थी। घर में स्वागत है मैडम, गृहस्वामी ने कहा, लेकिन उनकी आवाज में एक गर्मी थी जो महीनों से नहीं थी। मैं कह सकती हूं कि आप आज रात शानदार थीं। कल पूरा मुंबई इसके बारे में बात करेगा। अनन्या घंटों में पहली बार मुस्कुराई, एक सच्ची, न कि गणना की हुई मुस्कान। धन्यवाद श्रीमती शर्मा, हर चीज के लिए, खासकर मुझे यह याद दिलाने के लिए कि मैं कौन थी इस सबसे पहले। इस बीच द ताजमहल पैलेस होटल में वापस रोहन बॉलरूम में एक सदमे की स्थिति में एक आदमी की तरह खड़ा रहा। पार्टी उसके चारों ओर जारी रही थी, लेकिन वह अदृश्य भी हो सकता था। फुसफुसाती बातचीत जहां भी वह जाता था उसका पीछा करती थी। डिसअप्रोबेशन की निगाहें और इससे भी बदतर दया। मिस्टर ओबेरॉय उनकी कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण भागीदारों में से एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ पास आए। रोहन, उन्होंने कहा, उनकी आवाज आर्कटिक बर्फ की तरह ठंडी थी। मुझे लगता है कि हमें कल मेरे दफ्तर में बात करने की जरूरत है। निहितार्थ स्पष्ट था। सार्वजनिक घोटाला केवल एक व्यक्तिगत समस्या नहीं होगी, यह पेशेवर भी होगा। मुंबई समाज में प्रतिष्ठा ही सब कुछ थी, और उसकी प्रतिष्ठा को अभी अभी सार्वजनिक रूप से तोड़ दिया गया था। अगले 2 घंटों के दौरान रोहन एक भूत की तरह हॉल में घूमता रहा, यह देखते हुए कि कैसे जो लोग रात की शुरुआत में उसे गर्मजोशी से बधाई देते थे अब उससे बचते थे या ठंडी शिष्टाचार की पेशकश करते थे। अंत में और अधिक सहन करने में असमर्थ वह होटल के बार में चला गया। वहीं उसने इजाबेल को एक अंधेरे कोने में अकेला पाया, वोडका पीते हुए, जैसे कि उसका जीवन इस पर निर्भर करता हो। जब उसने उसे पास आते देखा तो उसकी आंखें जहरीले गुस्से से चमक उठी। तो उसने कहा, आवाज शराब और भावना से लथपथ,
तुम मुझे यह समझाने आए हो कि तुमने मुझे भेड़ियों के सामने कैसे फेंक दिया। इजाबेल, तुम्हें समझने की जरूरत है। क्या समझना है? वह फट पड़ी कि तुम एक दयनीय कायर हो जिसमें यह कहने का साहस नहीं है कि तुम क्या प्यार करते हो, कि तुमने मुझे महीनों तक इस्तेमाल किया और फिर समस्या के पहले संकेत पर मुझे छोड़ दिया। रोहन उसके बगल वाली कुर्सी पर धंस गया। अचानक 10 साल बूढ़ा लग रहा था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। तुमने देखा कि वहां क्या हुआ। मेरा करियर, मेरी सामाजिक स्थिति, सब कुछ नष्ट हो गया है। तुम्हारा करियर, इजाबेल कड़वाहट से हंसी, और मेरा दिल, और वे सभी योजनाएं जो हमने बनाई, वे सभी वादे जो तुमने मुझसे किए। पहली बार रोहन ने वास्तव में इजाबेल को देखा, इच्छा और कल्पना के गुलाबी चश्मे के माध्यम से नहीं, बल्कि जैसी वह वास्तव में थी। उसने एक आकर्षक महिला देखी, हां, लेकिन साथ ही हताश, कड़वी और सामाजिक महत्वाकांक्षा के लिए एक शादी को नष्ट करने को तैयार। उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसने सार्वजनिक रूप से अपनी पत्नी को अपमानित करने की कोशिश की थी, जिसने एक ऐसी क्रूरता दिखाई थी जिसे उसने किसी तरह अफेयर के दौरान नजरअंदाज कर दिया था। इजाबेल, उसने धीरे धीरे कहा, शब्द पत्थरों की तरह निकल रहे थे। मुझे लगता है कि मैंने एक भयानक गलती की है। हां, उसने ठंड से जवाब दिया, तुम्हारी गलती पकड़े जाना थी। लेकिन रोहन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मेरी गलती यह सब शुरू करना थी। मेरी गलती यह थी कि मैं जो मेरे पास था उसे महत्व नहीं देता था। इजाबेल की आंखें अविश्वास और गुस्से से चौड़ी हो गईं। तुम सब कुछ के बाद गंभीर नहीं हो सकते, सभी महीनों के बाद, यह कहते हुए कि तुम्हारी पत्नी कितनी बेजान थी, कैसे वह तुम्हें नहीं समझती थी, कैसे तुम फंसा हुआ महसूस करते थे। मैं गलत था, रोहन ने बीच में रोका, आवाज भावना से कर्कश। हे भगवान, मैं कितना गलत था। बॉलरूम में अनन्या की छवि, शानदार, शक्तिशाली, विनाशकारी रूप से सुंदर, उसके दिमाग में जल गई थी। लेकिन उसकी शारीरिक सुंदरता से अधिक यह उसकी ताकत थी, उसकी गरिमा। जिस तरह से उसने विश्वासघात और अपमान का सामना किया था, एक ऐसी कृपा के साथ जो उसे और भी अधिक घृणित महसूस कराती थी। वह असाधारण थी। उसने बुदबुदाया, इजाबेल से ज्यादा खुद से। और मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वह मेरे जीवन में एक बाधा हो। इजाबेल ने बाकी वोडका उसके चेहरे पर फेंक दी। नरक में जाओ, रोहन चौहान, उसने फुफकारा। तुमने मुझे इस्तेमाल किया, मुझसे झूठ बोला, और अब तुम अपनी कीमती पत्नी के पास एक पश्चातापी छोटे कुत्ते की तरह वापस दौड़ना चाहते हो। खैर, मुझे उम्मीद है कि वह तुम्हारे चेहरे पर थूकेगी। रोहन ने अपने चेहरे से शराब पहुंची, लेकिन इशारे को मुश्किल से दर्ज किया। उसका दिमाग एक विनाशकारी एहसास से पूरी तरह से भस्म हो गया था। उसने अपने जीवन का सबसे अच्छा रिश्ता एक दयनीय कल्पना के लिए नष्ट कर दिया था, और गाला बॉल के बाद के 3 महीने अनन्या के लिए बदलावों के एक बवंडर की तरह बीत गए। रोहन के साथ उसके सार्वजनिक टकराव की कहानी मुंबई में जंगल की आग की तरह फैल गई, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए उसने पाया कि समाज ने निर्णायक रूप से उसका पक्ष लिया था। रानी पद्मा सिंह उसकी सबसे मुखर चैंपियन बन गईं, यह सुनिश्चित करते हुए कि अनन्या को सीजन की हर महत्वपूर्ण घटना में आमंत्रित किया जाए, हमेशा अकेले, हमेशा एक सेलिब्रिटी के रूप में व्यवहार किया जाए, अपने आप में मनाया जाए, न कि किसी की परित्यक्त पत्नी के रूप में। मेरी प्रिय, रानी पद्मा ने मार्च में एक दोपहर की चाय के दौरान कहा, तुम एक प्रतीक बन गई हो। पूरे मुंबई में महिलाएं इस बारे में बात कर रही हैं कि तुमने इतनी गरिमा और ताकत के साथ कैसे खड़े हुए। तुमने उन लोगों को आवाज दी है जो अपनी ही शादियों में कम महसूस करते हैं। ये सच था। अनन्या को पत्र मिलने लगे, सैकड़ों की संख्या में, महिलाओं से जो वैवाहिक उपेक्षा की अपनी कहानियां साझा कर रही थीं, उन पतियों की जो उन्हें हल्के में लेते थे, किसी को इतनी लालित्य के साथ अंततः बस कहते हुए देखने से उनकी प्रेरणा के बारे में। पेशेवर रूप से जो दरवाजे शादी के दौरान उसके लिए बंद थे, वे अचानक खुल गए। उसे 3 महत्वपूर्ण चैरिटी संगठनों के बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। उसे वर्ली में एक प्रतिष्ठित आर्ट गैलरी के लिए एक कला सलाहकार के रूप में एक पद की पेशकश की गई, और यहां तक कि अपने अनुभव पर एक किताब लिखने का प्रस्ताव भी मिला। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बदलाव
खुद में था। जो आत्मविश्वासी महिला अपनी नष्ट हुई शादी की राख से उभरी थी, वह पहले के संस्करण की तुलना में अधिक मजबूत, समझदार और असीम रूप से अधिक दिलचस्प थी। उसने अपने बालों को एक सुरुचिपूर्ण बॉब में कटवाया जो उसके चेहरे को एक आकर्षक तरीके से फ्रेम करता था। उसने अपने वार्डरोब को उन टुकड़ों के साथ अपडेट किया जो उसके नए पाए गए व्यक्तित्व को दर्शाते थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अपनी आवाज फिर से खोज ली। अप्रैल में अनन्या कोवेंट गार्डन में अपने पसंदीदा रेस्तरां में अकेले भोजन कर रही थी, कुछ ऐसा जो वह शादी के दौरान करने की हिम्मत कभी नहीं करती। तभी एक आदमी उसकी मेज पर आया। अतिक्रमण के लिए क्षमा करें, उसने एक नरम अमेरिकी लहजे के साथ कहा, लेकिन क्या आप अनन्या चौहान नहीं हैं? उसने ऊपर देखा और लगभग 40 साल का एक आकर्षक आदमी देखा। कनपटियों पर भूरे बाल, बुद्धिमान हरी आंखें, आकस्मिक लालित्य में कपड़े पहने, लेकिन स्पष्ट रूप से महंगे। हाँ, उसने सावधानी से जवाब दिया, विक्रम मल्होत्रा। उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए अपना परिचय दिया। मैं सिंगापुर में नेशनल म्यूजियम ऑफ सिंगापुर के निदेशकों में से एक हूं। मैंने पुनर्जागरण कला में आपके काम के बारे में सुना है, और खैर, स्पष्ट रूप से मैंने आपके बारे में रानी पद्मा सिंह के माध्यम से सुना है। वह आपकी विशेषज्ञता और आपके उल्लेखनीय परिवर्तन की प्रशंसा करते नहीं थकती। अनन्या ने हाथ मिलाया। पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों तरह की रुचि की एक चिंगारी महसूस की। क्या आप मेरे साथ एक ड्रिंक के लिए शामिल होना चाहेंगे? विक्रम ने पूछा। मेरे पास एक प्रस्ताव है जो मुझे लगता है कि आपको दिलचस्पी हो सकती है। इसके बाद 2 घंटे की बातचीत हुई जो मिनटों की तरह उड़ गई। विक्रम पुनर्जागरण कला में शक्ति की महिलाएं पर एक प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा था और चाहता था कि अनन्या प्रमुख क्यूरेटर हो। यह सिंगापुर में 6 महीने की अवधि होगी। दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ों के साथ काम करना, यह पूरी तरह से नए सिरे से शुरू करने का एक अवसर है, उसने कहा। उसकी बुद्धिमान आंखें उसके चेहरे का अध्ययन कर रही थीं। नया शहर, नया प्रोजेक्ट, नया जीवन। गाला बॉल के बाद पहली बार अनन्या ने भविष्य के बारे में एक वास्तविक उत्साह महसूस किया। आपको कब तक जवाब चाहिए होगा? खैर, विक्रम मुस्कुराया और उसने देखा कि यह एक सच्ची गर्म मुस्कान थी, हेर फेर की अंतर्धाराओं के बिना, जिसे उसने पहचानना सीख लिया था। कल रात के खाने के दौरान इस पर चर्चा करने के बारे में क्या? मैं मरीना बे में एक आकर्षक जगह जानता हूं। जबकि अनन्या अपने नए जीवन में फल फूल रही थी, रोहन एक नीचे की ओर सर्पिल का अनुभव कर रहा था, जो हास्यपूर्ण होता अगर यह इतना पूरी तरह से योग्य नहीं होता। गाला में सार्वजनिक अपमान उसके परिणामों की शुरुआत मात्र था। मिस्टर ओबेरॉय घोटाले के अगले दिन अपनी बैठक के दौरान क्रूरता से सीधे थे। रोहन, तुमने कंपनी को एक अस्वीकार्य स्थिति में डाल दिया है। सम्मानित ग्राहक किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ना नहीं चाहते जो अपनी पत्नी के साथ इस तरह के सार्वजनिक अनादर से पेश आता है। इसे अपना औपचारिक नोटिस समझो। 3 सप्ताह में रोहन ने न केवल अपनी नौकरी खो दी, बल्कि कई महत्वपूर्ण बोर्डों में अपनी स्थिति भी खो दी। जब अस्वीकार्य व्यवहार की बात आती है तो मुंबई समाज की याददाश्त लंबी होती है, विशेष रूप से अनन्या जैसी प्रिय महिलाओं के खिलाफ। इज़ाबेल इस बीच दुबई वापस गायब हो गई थी, लेकिन एक टैबलॉइड को अपनी कहानी का संस्करण बेचने से पहले नहीं। साक्षात्कार ने रोहन को एक क्रूर जोड़ तोड़ करने वाले के रूप में चित्रित किया, जिसने अपनी पत्नी को छोड़ने का वादा किया था, लेकिन फिर जब चीजें मुश्किल हो गईं तो उसे छोड़ दिया। इससे उसकी प्रतिष्ठा में बिल्कुल भी मदद नहीं मिली। हवेली में अकेले, जो अब उसकी तन्हाई से गूंजती थी, रोहन ने वास्तव में समझना शुरू कर दिया कि उसने क्या खो दिया था। घर का हर कोना अनन्या की यादों से भरा था। वह बगीचा जिसकी उसने इतने प्यार से देखभाल की थी, पुस्तकालय जहां वे शादी के शुरुआती दिनों में एक साथ पढ़ते थे, वह कमरा जो कभी जीवन से धड़कता था और अब एक मकबरे जैसा लगता था।
श्रीमती शर्मा अभी भी घर में काम करती थीं, लेकिन रोहन के प्रति उनका रवैया काफी बदल गया था। जहां पहले पेशेवर सम्मान था, अब केवल ठंडी शिष्टाचार थी। वह स्पष्ट रूप से उसे उसकी शादी के विनाश के लिए दोषी ठहराती थी और रोहन उससे बहस नहीं कर सकता था। श्रीमती शर्मा, उसने मई में एक सुबह कहा, जब गृहस्वामी उस दफ्तर को साफ कर रही थी जिसका वह अब शायद ही कभी इस्तेमाल करता था। क्या क्या आपके पास अनन्या की कोई खबर है? वृद्ध महिला ने पर्दे तह करना बंद कर दिया और उसे एक ऐसे भाव से देखा जो पानी को जमा सकता था। मैडम बहुत अच्छी हैं। पूछने के लिए धन्यवाद, उसने ठंड से कहा। अपने नए प्रोजेक्ट्स के साथ बहुत व्यस्त, बहुत खुश। क्या क्या उसने माफी के बारे में बात की है? रोहन ने पूछा, अपनी ही आवाज में हताशा से खुद से नफरत करते हुए। श्रीमती शर्मा ने उसे एक लंबे क्षण के लिए अध्ययन किया और एक सेकंड के एक अंश के लिए। रोहन ने कुछ ऐसा देखा जो उसकी आंखों में दया हो सकता था, लेकिन यह जल्दी से गायब हो गया। मिस्टर रोहन, उसने सावधानी से कहा, कुछ चीजें अपूरणीय होती हैं। मैडम ने 3 साल कम और नजरअंदाज किए जाने में बिताए। उन्होंने फिर से अपने स्वयं के मूल्य की खोज की। किसी ऐसे व्यक्ति को माफ करना जिसने जानबूझकर उसे अपमानित करने की कोशिश की। खैर, यह बहुत कुछ पूछना है, क्या आपको नहीं लगता? श्रीमती शर्मा के शब्दों में सच्चाई ने रोहन को एक शारीरिक प्रहार की तरह मारा। उसने अनन्या को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की कोशिश की थी। उसने इज़ाबेल को अपने प्रतिस्थापक के रूप में पेश करने की योजना बनाई थी। उसने दूसरी महिला को अपनी पत्नी के बारे में क्रूर संदेश लिखे थे। उसने अनन्या को अपने ही घर में महीनों तक बेकार महसूस कराने में बिताया था। मुझे नहीं पता था, उसने बुदबुदाया। मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं उसके साथ क्या कर रहा था। आपको एहसास नहीं हुआ? श्रीमती शर्मा की आवाज अब नरम थी, लेकिन अभी भी दृढ़ थी। या आपने बस नोटिस करने के लिए पर्याप्त परवाह नहीं की? उस रात रोहन उस कमरे में अकेला बैठा था जहां अनन्या पढ़ती थी, अपनी शादी के दिन की एक तस्वीर पकड़े हुए। तस्वीर में अनन्या दीप्तिमान लग रही थी। उसका चेहरा प्यार और उम्मीद से चमक रहा था और वह एक ऐसे आदमी की तरह लग रहा था जिसने एक पुरस्कार जीता था। वह इतना अंधा कैसे हो गया था जब उसने उसे एक व्यक्ति के रूप में देखना बंद कर दिया था और उसे एक असुविधा के रूप में मानना शुरू कर दिया था। जब प्यार उदासीनता में और उदासीनता क्रूरता में बदल गई थी, उसके वकील ने 2 हफ्ते पहले तलाक के कागजात दिए थे। अनन्या कुछ भी नहीं मांग रही थी, कोई गुजारा भत्ता नहीं, उसकी संपत्ति पर कोई दावा नहीं, उसकी स्वतंत्रता और उसके मायके के नाम पर वापसी के अलावा कुछ भी नहीं। यह शायद अंतिम अपमान था। वह उससे कुछ नहीं चाहती थी क्योंकि उसके पास कुछ भी मूल्यवान नहीं था। रोहन ने एक और ड्रिंक डाली, रात की उसकी चौथी, और खुद को आत्मदया में और गहराई से डूबने दिया। लेकिन शराब के धुंध के माध्यम से भी एक विचार लौटता रहा। क्या होगा अगर अभी भी एक मौका था? क्या होगा अगर वह साबित कर सकता कि वह बदल गया है, कि वह अंततः उसके मूल्य को समझता है? तभी उसने एक ऐसा फैसला किया जो उसकी अंतिम बेइज्जती का कारण बनेगा। रोहन का अनन्या को वापस जीतने की कोशिश करने का फैसला शराब, हताशा और घायल अहंकार के एक जहरीले संयोजन से पैदा हुआ था। जून में एक विशेष रूप से अंधेरी रात के दौरान उसने खुद को आश्वस्त किया कि वह एक भव्य इशारे के माध्यम से किए गए नुकसान को पूर्ववत कर सकता है। उस तरह का रोमांटिक प्रदर्शन जो फिल्मों में काम करता है लेकिन वास्तविक जीवन में शायद ही कभी, खासकर जब यह किसी ऐसे व्यक्ति से आता है जिसने व्यवस्थित रूप से अपनी पत्नी के प्यार को नष्ट कर दिया हो। उसका पहला प्रयास हास्यास्पद रूप से क्लिच था। फूल, सैकड़ों की संख्या में। उसने अनन्या को रोजाना वितरित करने के लिए विस्तृत व्यवस्था का आदेश दिया। गुलाब, ऑर्किड, पेओनी, हर गुलदस्ता पिछले से अधिक असाधारण। प्रत्येक माफी मांगने वाले, बदलाव का वादा करने वाले, अपने नए पाए गए प्यार की घोषणा करने वाले एक कार्ड के साथ आया था। श्रीमती शर्मा ने सूचित किया कि सभी फूल तुरंत स्थानीय अस्पतालों और नर्सिंग होम में दान कर दिए गए थे। मैडम ने आपको सूचित करने के लिए कहा,
श्रीमती शर्मा ने उसे फोन पर बताया। उनकी आवाज पेशेवर रूप से तटस्थ थी, लेकिन डिसअप्रोबेशन के एक अंतर्निहित स्वर के साथ, कि फूल वर्षों की उपेक्षा और अपमान को पूर्ववत नहीं कर सकते। अडिग रोहन गहनों की ओर बढ़ गया। एक शानदार नीलम का हार जो उसकी दादी का था, कार्टियर की बालियाओं, बल्गारी का एक विंटेज ब्रोच, सभी बिना खोले लौटा दिए गए। जुलाई में हताश और तेजी से असंतुलित, रोहन ने एक सार्वजनिक माफी मांगने का फैसला किया। उसने एक छोटा ऑर्केस्ट्रा किराए पर लिया और वर्ली में अनन्या के पसंदीदा कैफे के बाहर उसके सामान्य मंगलवार के दोपहर के भोजन के दौरान बजाने की व्यवस्था की। उसने उनसे जुड़ने की योजना बनाई, अन्य सभी भोजनकर्ताओं के सामने घुटने टेक कर उसकी माफी मांगने के लिए। यह एक शानदार गलत अनुमान था। जब रोहन अपने किराए के संगीतकारों के साथ कैफे पहुंचा तो उसने अनन्या को पहले से ही वहां पाया, लेकिन वह अकेली नहीं थी। मेज के दूसरी तरफ बैठा, जीवंत बातचीत में आगे झुककर विक्रम मल्होत्रा था। रोहन अचानक रुक गया। जो नाटकीय भाषण उसने अभ्यास किया था वह उसके दिमाग से वाष्पित हो गया। अनन्या दीप्तिमान लग रही थी, उससे कहीं ज्यादा सुंदर जितना उसने कभी उसे देखा था, अगर यह संभव था। उसने एक साधारण पीले रंग की गर्मियों की पोशाक पहनी थी जो उसे धूप की तरह चमका रही थी। उसके छोटे बाल हवा को पकड़ रहे थे। उसकी हंसी साफ और सच्ची लग रही थी। जब विक्रम ने कुछ मजेदार कहा, तभी रोहन ने वास्तव में समझा कि उसने क्या खो दिया है। यह सिर्फ एक महिला नहीं थी, यह एक असाधारण इंसान था जो स्पष्ट रूप से उसके बिना फल फूल रहा था। वह वैसी ही लग रही थी जैसी वह उनकी डेटिंग के शुरुआती दिनों में दिखाई दी थी, लेकिन बेहतर, अधिक आत्मविश्वासी, अधिक जीवित, अधिक वह खुद। एक पल के लिए रोहन ने बस चले जाने के बारे में सोचा, लेकिन उसके सिस्टम में शराब और उसके पीछे इंतजार कर रहे ऑर्केस्ट्रा ने उसे आगे धकेल दिया, जिसे द ग्रेट वर्ली ह्यूमिलिएशन के रूप में जाना जाएगा। अनन्या! वह चिल्लाया। उसकी आवाज अंतरंग सेटिंग के लिए बहुत तेज थी। आउटडोर डाइनिंग एरिया में सभी सिर घूम गए। अनन्या की हंसी मर गई। उसका चेहरा अविश्वास और बढ़ते गुस्से के भाव में जम गया। विक्रम ने उनके बीच देखा, तुरंत स्थिति को समझते हुए। रोहन, अनन्या ने शांति से कहा। उसकी आवाज अचानक खामोश कैफे में स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं रोहन ने ऑर्केस्ट्रा की ओर असहाय रूप से इशारा किया, जिसने अजीब परिस्थितियों के बावजूद पेशेवर दक्षता के साथ अपने वाद्य यंत्र स्थापित करना शुरू कर दिया था। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, माफी मांगनी है, तुम्हें समझाना है। रुको, अनन्या ने तरल कृपा के साथ अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा। बस रुको। विक्रम भी उठ खड़ा हुआ, खुद को अनन्या के थोड़ा सामने रखते हुए, आक्रामक रूप से नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से सुरक्षात्मक। शायद यह बातचीत निजी तौर पर बेहतर होगी, उसने कूटनीतिक रूप से सुझाव दिया। नहीं, अनन्या ने दृढ़ता से कहा। कोई बातचीत नहीं होगी रोहन, इसे अब समाप्त होना है। लेकिन रोहन अब तर्क से परे था। महीनों की अस्वीकृति, पेशेवर बर्बादी और सामाजिक बहिष्कार ने उसे तर्क संगत सोच के बिंदु से आगे धकेल दिया था। उसने ऑर्केस्ट्रा के नेता की ओर उन्मादपूर्वक इशारा किया, जिसने अनिच्छा से एक रोमांटिक सेरेनेड शुरू किया जो इस संदर्भ में बेतुका लग रहा था। अनन्या, कृपया। रोहन उसकी मेज के सामने घुटनों के बल बैठ गया, जिससे कई भोजनकर्ता हांफने लगे और अन्य लोगों ने रिकॉर्ड करने के लिए अपने फोन निकाल ली। मुझे पता है, मैंने गलतियां की हैं। गलतियां? अनन्या की आवाज जानलेवा रूप से शांत थी, लेकिन संगीत के माध्यम से एक ब्लेड की तरह कट गई। क्या आप इसे व्यवस्थित रूप से हमारी शादी को नष्ट करना कहते हैं? मुझे महीनों तक धोखा देना, मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की योजना बनाना। मैं खो गया था, रोहन ने गिड़गिड़ाया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मुझे नहीं पता था कि मेरे पास क्या था, लेकिन अब मैं देखता हूं कि तुम कितनी असाधारण हो, कितनी सुंदर, कितनी मजबूत। तुम कुछ नहीं देखते। अनन्या ने बीच में रोका। उसकी शांति नीचे के रोष को प्रकट करने के लिए टूट रही थी। तुम एक ऐसी महिला को देखते हो जो आगे बढ़ गई है, जो खुश है,
जिसने एक नया जीवन बनाया है और तुम्हारा अहंकार इसे सहन नहीं कर सकता। यह प्यार के बारे में नहीं है रोहन, यह कुछ ऐसा रखने के बारे में है जिसे तुमने फेंक दिया था। वह पास आई, उसकी आवाज कम हो गई, लेकिन किसी तरह और अधिक शक्तिशाली हो गई। तुमने मुझे 3 साल में व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया। तुमने मुझे छोटा, बेकार, अदृश्य महसूस कराया, और अब जब मैंने खुद को फिर से बनाया है, अब जब मुझे अपना मूल्य याद है, तो तुम मुझे वापस चाहते हो। इसलिए नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो, बल्कि इसलिए कि दूसरे पुरुष मुझसे प्यार करते हैं। विक्रम ने अनन्या के कंधे पर एक कोमल हाथ रखा। हम जा सकते हैं, उसने शांति से पेशकश की, लेकिन अनन्या ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ये यहां समाप्त होता है। वह रोहन की ओर वापस मुड़ी, जो अभी भी उसके सामने दयनीय रूप से घुटने टेक रहा था। ऑर्केस्ट्रा अभी भी अपना अनुचित सेरेनेड बजा रहा था। रोहन, ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं यह केवल एक बार कहूंगी। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे नफरत नहीं करती। नफरत के लिए परवाह की आवश्यकता होती है, और मैं बस तुम्हारी परवाह नहीं करती। तुम अब मेरे लिए एक अजनबी हो, एक सावधानी की कहानी जो मैं दूसरी महिलाओं को बताती हूं कि जब आप किसी को आपको कम करने देते हैं तो क्या होता है। उसके शब्द काटने वाले अंतिम संदेह के एक निशान के बिना थे। मैं अगले हफ्ते अंतिम तलाक के लिए अर्जी दे रही हूं। मैं सिंगापुर के लिए मुंबई छोड़ रही हूं, एक प्रदर्शनी पर काम करने के लिए जो मेरे करियर को उन तरीकों से आगे बढ़ाएगी जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और मैं यह सब खुशी से, स्वतंत्र रूप से तुम्हारे बारे में एक भी सोचे बिना कर रही हूं। उसने अपना पर्स उठाया, फिर एक विराम लिया। मुझे उम्मीद है कि किसी दिन तुम्हें खुशी मिलेगी रोहन, लेकिन यह मेरे साथ नहीं होगी, ये कभी मेरे साथ नहीं हो सकती। तुमने जो नष्ट किया वह ठीक नहीं किया जा सकता। इसके साथ वह चली गई, विक्रम उसके साथ। उन्होंने रोहन को कैफे की छत पर घुटने टेकते हुए छोड़ दिया। ऑर्केस्ट्रा अभी भी बज रहा था। दर्जनों अजनबी देख रहे थे और रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उसकी अंतिम बेइज्जती पूरी हो गई थी। वर्ली कैफे में रोहन के सार्वजनिक मेल्टडाउन की फुटेज घंटों में वायरल हो गई। रात सोशल मीडिया पर जन मुंबई क्रिंज और डेस्परेटेक्स जैसे हैशटैग के तहत ट्रेंड कर रही थी। टॉक शो होस्ट ने चुटकुले बनाए, मीम्स बनाए गए। यह इतनी पूरी बेइज्जती थी कि वे भी जो एक पश्चातापी पति के साथ सहानुभूति रख सकते थे, खुद को तमाशे पर शर्मिंदा पाते। लेकिन घटना का असली प्रभाव सोशल मीडिया पर नहीं था, यह उन लोगों से उत्पन्न प्रतिक्रिया में था जो वास्तव में मायने रखते थे। रानी पद्मा सिंह ने एक दुर्लभ सार्वजनिक बयान जारी किया। आज श्री चौहान द्वारा प्रदर्शित व्यवहार वह सब कुछ दर्शाता है जिससे उचित समाज घृणा करता है। उनका श्रीमती अनन्या, जिन्होंने पहले ही अपना मायके का नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, का निरंतर उत्पीड़न अस्वीकार्य है और किसी भी समझदार या शालीन व्यक्ति द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई प्रमुख व्यापारियों ने, जिन्होंने वर्षों से रोहन के साथ काम किया था, सार्वजनिक रूप से खुद को उससे दूर कर लिया। एक वेंचर कैपिटलिस्ट ने द टाइम्स में लिखा, व्यवसाय में चरित्र मायने रखता है। श्री चौहान का अपनी पत्नी के साथ व्यवहार उनकी शादी के दौरान और बाद में दोनों अखंडता की एक मौलिक कमी को प्रदर्शित करता है, जो उन्हें किसी भी गंभीर व्यावसायिक संबंध के लिए अनुपयुक्त बनाता है। लेकिन शायद सबसे विनाशकारी प्रतिक्रिया विक्रम मल्होत्रा से आई, जिन्होंने एक अमेरिकी व्यापार पत्रिका को एक संक्षिप्त साक्षात्कार दिया, जिसे मुंबई में पुनर्प्रकाशित किया गया। मुझे पिछले कुछ महीनों में अनन्या से मिलने का सौभाग्य मिला है, उन्होंने कहा। वह बस सबसे उल्लेखनीय महिलाओं में से एक है जिनसे मैं कभी मिला हूं। शानदार, दयालु, मजबूत और सुंदर, अंदर और बाहर दोनों से। उसके पूर्व पति ने उसके साथ जो किया वह अविवेकपूर्ण है, लेकिन जिस तरह से वह इससे इतनी कृपा और गरिमा के साथ उभरी है, वह असाधारण है। जब वह सिंगापुर चली जाएगी तो मुंबई एक खजाना खो रहा है, लेकिन सिंगापुर का लाभ अथाह है। साक्षात्कार ने कई बातें स्पष्ट कर दी। विक्रम न केवल एक पेशेवर सहयोगी था, बल्कि एक रोमांटिक रुचि भी था, और रोहन के विपरीत वह अनन्या को उसके दिमाग, उसकी प्रतिभा और उसके चरित्र के लिए महत्व देता था,
न कि केवल उसकी सुंदरता के लिए। कैफे की घटना के 3 दिन बाद अनन्या अपने वकील के दफ्तर में बैठी अंतिम तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर रही थी। उसका हाथ स्थिर था, उसका भाव शांत था। एक विनाशकारी शादी के 3 साल और रोहन द्वारा सुलह के तेजी से हताश प्रयासों के 6 महीने बाद यह अंततः खत्म हो गया था। क्या आप वित्तीय शर्तों के बारे में सुनिश्चित हैं? उसके वकील ने एक आखिरी बार पूछा। आप भारतीय कानून के तहत काफी अधिक के हकदार हैं। अनन्या ने अपना सिर हिलाया। मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। मैं पूरी तरह से अपनी शर्तों पर अपनी उपलब्धियों के साथ एक नया जीवन बना रही हूं। मैं हमारी शादी से दागी कुछ भी नहीं चाहती। उस रात उसने अपने घर में, जो जल्द ही उसका पूर्व घर होने वाला था, करीबी दोस्तों के लिए एक छोटा डिनर पार्टी आयोजित किया। रानी पद्मा वहां थीं, बेशक कई अन्य महिलाओं के साथ जो उसकी सबसे मजबूत समर्थक बन गई थीं। विक्रम इस अवसर के लिए विशेष रूप से सिंगापुर से उड़ान भरकर आया था। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूं, अनन्या ने अपना गिलास उठाते हुए कहा। मुझे यह दिखाने के लिए कि सच्ची दोस्ती कैसी होती है। जब मैंने अंततः अपने जीवन को पुनः प्राप्त करने का साहस पाया, तो मेरा समर्थन करने के लिए। मेरी प्रिय, रानी पद्मा ने कहा, तुमने खुद को बचाया। हमने बस तुम्हारी कीमत को पहचानने की अच्छी समझ रखी जब तुमने इसे याद किया। बाद में उस रात मेहमानों के चले जाने के बाद अनन्या और विक्रम उसके बगीचे से गुजरे। वही बगीचा जहां वह एक बार इतना अकेला, इतना अदृश्य महसूस करती थी, अब यह विकास और नवीनीकरण का प्रतीक लग रहा था। मुंबई छोड़ने के बारे में कोई दूसरा विचार? विक्रम ने पूछा। अनन्या ने इस सवाल पर गंभीरता से विचार किया। मुंबई जीवन भर उसका घर रहा था, लेकिन यह भी वह जगह थी जहां वह लगभग पूरी तरह से खुद को खो चुकी थी। नहीं, उसने अंततः कहा, मुंबई हमेशा मेरा हिस्सा रहेगा, लेकिन सिंगापुर संभावना का प्रतिनिधित्व करता है। पूरी तरह से मैं होने का एक मौका, बिना इस छाया के कि मैं क्या हुआ करती थी। विक्रम मुस्कुराया। मुझे लगता है कि तुम्हें यह पसंद आएगा, और मुझे लगता है कि सिंगापुर तुम्हें पसंद करेगा। इस प्रकार 2 सप्ताह बाद अनन्या अपने जीवन का अगला अध्याय शुरू करने के लिए तैयार चांगी एयरपोर्ट के लिए एक प्रथम श्रेणी की उड़ान पर सवार हुई। उसने केवल 2 सूटकेस लिए थे। उसने अपनी शादी की अधिकांश संपत्ति दान कर दी थी। पूरी तरह से नए सिरे से शुरू करना चाहती थी। हवाई अड्डे पर मुट्ठी भर दोस्त विदाई देने आए थे। रानी पद्मा ने उसे कसकर गले लगाया। याद रखना, वृद्ध महिला ने फुसफुसाया, तुम शानदार हो। कभी किसी को तुम्हें यह फिर से भूलने मत देना। जैसे ही विमान रनवे पर टैक्सी कर रहा था, अनन्या ने मुंबई को देखा जो उसके नीचे फैला हुआ था। यह किसी तरह छोटा, कम महत्वपूर्ण लग रहा था। उसने कोई उदासी या पछतावा महसूस नहीं किया, केवल आने वाले समय के लिए प्रत्याशा। नेशनल म्यूजियम ऑफ सिंगापुर की पुनर्जागरण कला में शक्ति की महिलाएं प्रदर्शनी ने दर्शकों के रिकॉर्ड तोड़े और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा प्राप्त की। अनन्या के क्यूरेटोरियल काम की दुनिया के प्रमुख कला प्रकाशनों में प्रशंसा की गई। पेरिस, रोम और टोक्यो के संग्रहालयों ने भविष्य की प्रदर्शनियों के लिए उसकी विशेषज्ञता का अनुरोध किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने खुद को पूरी तरह से फिर से बनाया था। जो महिला कभी अपनी ही शादी के भीतर अदृश्य महसूस करती थी, अब उसे अपनी पीढ़ी के सबसे होनहार कला इतिहासकारों में से एक के रूप में पहचाना जाता था। वह टेलीविजन पर दिखाई दी प्रतिष्ठित अकादमिक पत्रिकाओं के लिए लेख लिखे और दुनिया भर के सम्मेलनों में व्याख्यान दिया। विक्रम के साथ उसका रिश्ता कुछ सुंदर में खिल गया था। आपसी सम्मान, साझा हितों और एक सच्चे स्नेह पर आधारित एक साझेदारी। उसने कभी उसे कम करने या उसे उससे कम महसूस कराने की कोशिश नहीं की। इसके विपरीत उसने उसकी उपलब्धियों का जश्न मनाया और उसकी महत्वाकांक्षाओं को प्रोत्साहित किया। रोहन अपनी ओर से मुंबई के सामाजिक हलकों में एक तरह का चेतावनी का उदाहरण बन गया था। उसका व्यावसायिक करियर घोटाले से कभी उबर नहीं पाया। वह एक बिना प्रतिष्ठा वाले पड़ोस में एक मामूली अपार्टमेंट में चला गया, जहां वह अपने पछतावे के साथ अकेला रहता था। कभी कभी शादी के समय के परिचित
उसे रेस्तरां या कार्यक्रमों में देखते, हमेशा अकेले, हमेशा अपनी उम्र से अधिक बूढ़ा लगते। श्रीमती शर्मा, जिन्होंने अनन्या के जाने के बाद नौकरी छोड़ दी थी, कभी कभी समाचार भेजती थीं। रोहन ने थेरेपी की कोशिश की थी, पीने से रोकने का वादा किया था, यहां तक कि चैरिटी संगठनों में स्वेच्छा से काम भी किया था, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा को हुआ नुकसान अपरिवर्तनीय था। इससे भी गंभीर, उसकी आत्मा को हुआ नुकसान, इस बात का एहसास कि उसने जानबूझकर क्या नष्ट किया था, ने उसे कभी नहीं छोड़ा। वह कभी कभी तुम्हारे बारे में पूछता है, श्रीमती शर्मा ने एक पत्र में लिखा। मुझे लगता है कि अब उसे वास्तव में एहसास हो गया है कि उसने क्या खो दिया है। लेकिन एहसास करना और स्वीकार करना अलग अलग बातें हैं। वह अभी भी ऐसा मानता है कि अगर वह पर्याप्त पीड़ित होता है, अगर वह पर्याप्त बदलता है, तो किसी तरह ब्रह्मांड तुम्हें वापस ले आएगा। वह यह नहीं समझता कि कुछ चीजें एक बार टूट जाने के बाद हमेशा के लिए टूटी रहती है। अनन्या दूर के हित के साथ पत्र पढ़ती, जैसे कोई अजनबी के बारे में समाचार पढ़ रहा हो। जो महिला कभी रोहन चौहान से प्यार करती थी, वह किसी और जीवन से किसी की तरह लगती थी। वह अब उसकी मंजूरी की उस हताश जरूरत को भी याद नहीं कर सकती थी, उस उम्मीद को कि किसी दिन वह उसके मूल्य को पहचानेगा। सितंबर की एक शाम, जब वह संग्रहालय से गार्डन्स बाय द बे के माध्यम से वापस चल रही थी, अनन्या का फोन बजा। यह एक ब्रिटिश कोड के साथ एक अज्ञात नंबर था। अनन्या, एक कर्कश और वृद्ध आवाज, लगभग अपरिचित। ये रोहन है। वह रुक गई, उस आवाज को सुनकर भावनात्मक प्रतिक्रिया की पूरी अनुपस्थिति से आश्चर्यचकित। रोहन, उसने तटस्थ रूप से कहा, तुम्हें यह नंबर कैसे मिला? मैंने एक अन्वेषक को काम पर रखा। मुझे पता है कि यह भयानक लगता है, लेकिन मुझे तुमसे बात करने की जरूरत थी, बस एक बार, तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बताने के लिए। अनन्या ने आह भरी। रोहन, हम इससे गुजर चुके हैं, कहने के लिए और कुछ नहीं है। कृपया बस मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मैं वादा करता हूं। मुझे बस यह जानने की जरूरत है कि अब मैं समझता हूं, वास्तव में समझता हूं। सामान्य ज्ञान के बावजूद अनन्या ने जिज्ञासु महसूस किया। क्या समझना है? मैंने क्या नष्ट किया? न केवल हमारी शादी, बल्कि तुम, वह महिला जो तुम थी। मैंने तुम्हें वापस लाने की कोशिश में महीनों बिताए, क्योंकि मैं तुम्हें मेरे बिना खुश नहीं देख सकता था। लेकिन वह प्यार नहीं था, वह अधिकार था, अहंकार। उसकी आवाज टूट गई। सच्चे प्यार का मतलब होता खुश होना, क्योंकि तुमने खुद को फिर से पा लिया, भले ही यह मेरे साथ न हो। सच्चे प्यार का मतलब होता तुम्हारी खुशी को मेरे अपने आराम से ऊपर चाहना। अनन्या ने खामोशी से इंतजार किया। मैंने यह कहने के लिए फोन किया कि मैं रुकने जा रहा हूं। कोई और फूल नहीं, कोई और पत्र नहीं, संपर्क करने का कोई और प्रयास नहीं। तुम अतीत की छाया के बिना जीने के लायक हो। एक लंबा विराम था। मुझे उम्मीद है कि तुम खुश हो अनन्या, वास्तव में खुश। तुम दुनिया की हर खूबसूरत चीज के लायक हो, और मुझे वास्तव में खेद है कि मुझे तुम्हारे मूल्य को समझने के लिए तुम्हें पूरी तरह से खोना पड़ा। लाइन शांत हो गई। उसने फोन काट दिया था। अनन्या गार्डन्स बाय द बे में खड़ी रही। मरीना बे के क्षितिज के पीछे सूरज को डूबते हुए देखती रही, बातचीत पर विचार करती रही। उसने कुछ भी महसूस नहीं किया, न गुस्सा, न संतुष्टि, न उदासी। रोहन चौहान उसके जीवन में वास्तव में अप्रासंगिक हो गया था। 1 साल बाद अनन्या और विक्रम ने नेशनल म्यूजियम ऑफ सिंगापुर में एक छोटे से समारोह में शादी कर ली, जो करीबी दोस्तों और सहकर्मियों से घिरे हुए थे। शादी वोक इंडिया में छपी, सामाजिक घोटाले के रूप में नहीं, बल्कि 2 पूर्ण लोगों के जश्न के रूप में जिन्होंने प्यार पाया था। रानी पद्मा, जो अब 87 साल की थीं, लेकिन हमेशा की तरह तेज थीं, विशेष रूप से समारोह के लिए उड़ान भरकर आई थी। तुम जानती हो, उन्होंने रिसेप्शन के दौरान अनन्या से कहा, मैं हमेशा से जानती थी कि तुम असाधारण थीं, लेकिन जो जीवन तुमने बनाया है, जिस महिला में तुम बदली हो, उसे देखकर तुमने मेरी उम्मीदों को भी पार कर लिया है। अनन्या ने स्नेह के साथ वृद्ध महिला को गले लगाया। मुझे देखने के लिए धन्यवाद, जब मैं खुद को नहीं देख सकती थी। प्रिय, रानी पद्मा ने एक शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया।
मैंने बस अपने जैसी एक फीनिक्स को पहचाना। हम सभी राख से फिर से जन्म ले सकते हैं, लेकिन केवल वास्तव में उल्लेखनीय लोग पहले से भी अधिक सुंदर उभरते हैं। बाद में अनन्या संग्रहालय की छत पर खड़ी रही, गार्डन्स बाय बे को देखती रही। उसने एक साधारण लेकिन सुरुचिपूर्ण शादी की पोशाक पहनी थी, उन लोगों से घिरी हुई थी जो उसे प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे कि वह वास्तव में कौन है। विक्रम उसके साथ शामिल हो गया, उसकी कमर में अपनी बांह डालते हुए। कोई पछतावा? उसने धीरे से पूछा। उसने गंभीरता से विचार किया और फिर अपना सिर हिलाया। कोई नहीं, उसने दृढ़ता से कहा। हर दर्दनाक क्षण मुझे यहां लाया है, खुद तक, तुम तक। मैं कुछ भी नहीं बदलूंगी। और कहीं मुंबई में एक छोटे से अपार्टमेंट में जो तन्हाई और पछतावे की महक देता था, रोहन चौहान ने सूर्यास्त के समय शराब का एक गिलास उठाया और उस महिला के लिए एक टोस्ट बुदबुदाया जिसे उसने खो दिया था, और उस जीवन के लिए जो उसे कभी नहीं मिलेगा। फीनिक्स शानदार और स्वतंत्र रूप से उठ गया था, पीछे केवल राख छोड़कर।